नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ रहेंगे वीरेंद्र जी। अगले 1 घंटे 40 मिनट और इस मार्केट में होगा क्या समझेंगे, लेकिन मार्केट का हाल बेहाल है। आपको लाल रंग ही हर जगह नजर आएगा। निफ्टी 90 अंक नीचे, बैंक निफ्टी पर प्रेशर, ब्रेंट जिस तरीके से उछला है उसका एक असर देखने को मिल रहा है और आईटी बैंक्स दोनों आज प्रेशर बना रहे हैं। इस मार्केट में करना क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या होगी, सब पे करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बाजार में लगातार छठे दिन कायम है कमजोरी का सिलसिला। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी करीब 90 पॉइंट फिसलकर 24,200 के नीचे आया। भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी में भी गिरावट, लेकिन स्मॉल कैप हल्की बढ़त के साथ कर रहा है आउट परफॉर्म। 3% चढ़ा इंडिया विक्स। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। पहली तिमाही में दमदार रिजल्ट्स के बाद भागा इंडो एमआईएम 10% ऊपर सर्किट के साथ बना आज का हीरो। कमोडिटीज में टर्नओवर बढ़ने से M6 करीब 4% उछलकर वादा के टॉप गिनर्स में शुमार। उधर स्पॉटलाइट दिवीज लैब में भी खरीदारी कायम। आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट, 1.5% से ज्यादा फिसला निफ्टी आईटी इंडेक्स। साथ ही रियल्टी, एफएमसीजी और सरकारी बैंकों में भी दबाव। एफएमसीजी में 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल एशियन पेंट्स और कोलगेट। वहीं ऑटो और तेल गैस शेयरों में हल्की खरीदारी। ऑटो शेयर में ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 8% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। घरेलू डिफेंस कंपनियों को बड़ा बूस्ट मिला। रक्षा मंत्रालय ने करीब 405 विदेशी टाइम्स की छठी लिस्ट जारी की है। BLHL, भारत डायनामिक्स, करंट रिच और मिश्र धातु के आइटम्स हुए शामिल। खबर से डिफेंस शेयरों में जोरदार रफ्तार। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार एफडीआई नियमों में दे सकती है ढील। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सब्सिडरी के लिए फिर मंजूरी की जरूरत हो सकती है। खत्म, नियम बदलने के लिए कैबिनेट नोट तैयार, जल्द मिल सकती है कैबिनेट मंजूरी। सीएनबी से आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की मंजूरी से ईएमएस शेयरों में जोश। सिरमा एसजीएस में करीब 2% का उछाल। साथ ही डिक्सन और अंबर में भी रौनक कायम। आज बिग स्टॉक्स में खबरों का हुआ था सटीक एनालिसिस। बड़े ब्लॉक डील के बाद पेटीएम में सुस्ती। डील के जरिए 3% इक्विटीज ने बदले हाथ। लार्ज ट्रेड की कुल वैल्यू 2948 करोड़ रुपए, 1535 प्रति शेयर के भाव पर हुआ सौदा। प्रमोटर एंटिटी रेजिलेंट एसेट मैनेजमेंट के शेयर बेचने की खबरें। आप देख रहे कमाई का अड्डा, मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे। वीरेंद्र जी, पहले तो आपको गुड आफ्टरनून। और एक्सपायरी का दिन, मार्केट प्रेशर में है। निफ्टी तो 100 अंक लगभग नीचे, बैंक निफ्टी अब 200 अंक नीचे हो गया है। पीएसयू प्राइवेट दोनों में नरमी। और इनफैक्ट हेडलाइन में मेंशन था कि स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे, लेकिन उसने भी बढ़त गवाई है। एक बार स्मॉल कैप की भी स्थिति देखिए आप। निचले स्तर ऊपर इस तरह से गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। फ्लैट है, हालांकि ब्रेथ भी खराब नजर आएगी। तो तमाम चीजें जो कि सुबह से ही प्रेशर बना रही थी वो अभी भी कायम, जस का तस मार्केट फिलहाल। तो अब नेविगेट करें कैसे इस मार्केट को? निफ्टी पर पहले स्ट्रैटेजी क्या होगी? बिल्कुल, देखिए श्रेया, आज सुबह जब हम बात कर रहे थे हर चीज आपके अगेंस्ट खड़ी थी। आपका टेक्सचर, एफआईएस का पैटर्न, चाहे वो कैश की सेलिंग हो, इंडेक्स शॉर्ट हो, कॉल राइटिंग हो, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग हो, लिक्विडिटी का पैटर्न नेगेटिव था। पहली चीज सर्कमस्टेंसेस। श्रेया, जब हम जुलाई में जब चले, हमारे पीछे 2 चीजें खड़ी थी। एक तो एआई रैली का कोलैप्स होना और दूसरा क्रूड का रिट्रेसमेंट। जब वो मिनी सीज फायर हुआ था ना, वो जो मध्य में, और जब क्रूड रिट्रेस होकर ऑलमोस्ट 69 तक आया था, हमने उस पीरियड को एंजॉय किया श्रेया। बट सडनली ये दोनों फोर्सेस हमारे अगेंस्ट थी। चाहे वो एआई रैली का फिर रिज्यूम होना, कल वॉल स्ट्रीट पर फिलाडेल्फिया इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग मूव था, सारे चिप स्टॉक्स मूव कर रहे थे। कल क्रूड ऑलमोस्ट 91 क्रूड भी रखिएगा स्क्रीन पर। तो श्रेया, इस बात में कोई दुराय नहीं कि एक टेक्सचर बाजार में सेल का ही था, दबाव का था। वी आर नाउ एट 91.27। मैंने सुबह 2 बातें कही थी श्रेया, कि इस सेशन को भले ही आपको ट्रेड मिले ना मिले, लेकिन अगले कुछ सेशन के लिए ये सेशन एक मार्गदर्शक के तौर पे काम करेगा। क्यों? लेके आइए जरा प्लीज बेस 1 पे, स्क्रीन पे। ये बेस 1 हमने क्यों रखा था स्क्रीन पे? ये बेस 1 क्या है? ये बेस 1
24,000 से पहले सबसे निर्णायक लेवल था। क्या था ये? यहीं पे आपका 50 डेमा है, यहीं पे आपका 100 डेमा है। एक ऐसे सूरत हाल में जब आप 10 तोड़ चुके हैं, 20 तोड़ चुके हैं, 200 डेमा तोड़ चुके हैं, दिस वाज द लास्ट एज। एंड मोस्ट स्पेशली फॉर एक्सपायरी डे, जब 24,200 पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वो खड़ा था, यही आपका एज है। अब दो चीजें हैं जो आपको बचा रही हैं। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि अभी भी डे हाई के आसपास नजदीक ट्रेड कर रहा है, तो वो आपको इस जोन को अगर आप देखें सिक्योर करने में मदद कर रहा है, ये देखिए। और दूसरी बात है निफ्टी बैंक। हालांकि निफ्टी बैंक डे हाई से नीचे आया, और जो मैंने सुबह कही थी बात, क्लोज टू 57,666 सेल की जगह निफ्टी बैंक बिल्कुल सही पड़ा, बट अभी मैं इसे सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूं। ये उतना क्रैक नहीं हुआ, एक ही, बट अदरवाइज द थर्ड पिलर लेके आइए निफ्टी आईटी। एक सेकेंड, हाँ, तो 1 जुलाई को निफ्टी आईटी ने शेयर एक स्ट्रेंथ दी थी और एक रिवर्सल में निफ्टी आईटी आया था, और 9 जुलाई को इसने रीगेन किया था 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और आज 9 जुलाई के बाद पहली बार 18 अगस्त को इसने तोड़ दिया 20 डे में। तो ये प्रेशर डालता हुआ पार्शियल प्रेशर निफ्टी बैंक का, और निफ्टी आईटी जो ये रिलायंस जो है उस प्रेशर को रिलीज कर रहा है। तो मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। एक बात याद रखिएगा। अब लेके आइए जरा ऑप्शंस के स्टैट्स। हमें दो चीजों पर फोकस करना है कि ये एक्सपायरी कहां होगी, प्लस आगे की डायरेक्शन क्या रहेगी। यही प्रश्न का उत्तर उठा रहे हैं हम। आइए एक बार लेके आते हैं स्टैट्स को। पहले देखते हैं, सेंस करने की कोशिश करते हैं कि पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं। 24,200 पे करीब 4 करोड़ 66 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, एंड सिमिलर आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,200। इट सीम्स, ये लग रहा है कि श्रेया 24,250 और 24,170 इस दायरे में एक्सपायरी हो जाएगी। इस दायरे में एक्सपायरी हो जाएगी। हम बेस वन को सिक्योर कर सकते हैं फॉर द डे एटलीस्ट। बट मैं एक बात कह रहा हूं, ये एक्सपायरी जैसे भी हो इस दायरे में हो, बट इफ वी गोज बिलो दैट जोन, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो, अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 24,180 170 के नीचे सेटल हो रहे हैं, तो हमारा नीचे का घर जिसे 24,040 कहते हैं, 24,000 वो शुरू हो जाएगा श्रेया। तो हमारे लिए दो प्रेशर पॉइंट्स हैं इस वक्त, पार्शियल निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी का 20 डे में तोड़ देना। एज पर स्टैट्स ऑप्शन राइटर अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी स्थिति है। इट सीम्स दैट एक्सपायरी होगी 24,250 से लेकर 24,170 के बीच में, बट अगर आप पोजिशनली अलाइंड हैं इस बाजार में तो एक बात याद रखिएगा, बिलो 24,170 पेन है करीब 150 पॉइंट का। श्रेया, इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के हमने जिक्र कर ले, यहाँ पे थोड़ा और पेन देखने को मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी, जैसे कि आपने जिक्र किया वीरेंद्र जी, बैंक निफ्टी उतना क्रैक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने चर्चा की थी कोई ट्रेड भी नहीं है, तो बैंक निफ्टी फिलहाल यहाँ पर क्या राय होगी और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स? देखिए श्रेया, आज सुबह ये खुला ठीक ठाक, और मैंने सुबह एक बात कही थी कि बैंक निफ्टी में 57,000 बहुत महत्वपूर्ण है। 57, 57,1, 57,200 ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लस्टर हैं। यहाँ पुट राइटर्स हैं, बट सिंस क्रूड इज एट 91, ये स्थिति किसी भी प्रकार से रेट सेंसिटिव्स के लिए एंड मोस्ट स्पेशली फॉर पीएसयू बैंक्स कभी भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। मैं जब सुबह से आशीष के साथ डिस्कशन कर रहा था, मैंने एक बात बिल्कुल खुल के कही थी, अगर आपको सर्कमस्टेंसेस को देखकर एक शॉर्ट कॉल लेनी है या फिर आप एक शॉर्ट लेना चाहते हैं, तो गो क्लोजर टू RS1। RS1 क्या है? RS1 है कॉल राइटर्स का जोन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि RS1 फिर डिफाइन कीजिए तो क्या है, तो RS1 है जनाब 10 और 20 डे, और आज का निफ्टी बैंक का हाई वही है। क्यों? जाइए अपने 20 डे को ड्रॉ कीजिए, यही हाई है। और आज का लो क्या है? आज का लो है 50 डे। तो बैंक निफ्टी के लिए श्रेया, मैं क्यों बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि पार्शियली पेनफुल एंड पार्शियली एटलीस्ट गिविंग यू सम आई थिंक रिलीफ। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से फिसल भी रहा है, बट 57,200 को रिस्पेक्ट भी दे रहा है। तो ट्रेड इसमें यही रहेगा श्रेया, बैंक निफ्टी में क्लोजर टू 57,500, 600, 700 के डिरेक्टरी में आपको एक्सेल लेना है, बट क्लोजर टू 57,200, क्लोजर टू 57,100 आपको रिवर्सल भी खेलना है। कोलैप्स बैंक निफ्टी में तभी होगा श्रेया जब आप 57,000, आप 56,950, 810 के क्लस्टर को डिसाइसिवली वायलेट कर देंगे, यानी आप 50 डे को वायलेट कर देंगे, यानी आप 30 जुलाई से लेकर अब तक के पूरे क्लस्टर को बीच कर देंगे। बट श्रेया, अगर आज के सेशन में सबसे बड़ा डैमेज सेंटिमेंट वाइज किसी पे हुआ है ना, तो इट्स निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का 20 डे सरेंडर कर देना, वो जो हमारी एक
स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की स्टोरी बन रही थी ना श्रेया, उसमें एक डेंट, एक खराब चीज़ हुई है, निफ्टी आईटी का कोलैप्स होना। बहरहाल श्रेया, ये बताइए आज कार्यक्रम का क्रम क्या है और साथ ही साथ आज के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स वो क्या कह रहे हैं? नहीं तो हमने बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल समझ लिया और कैसे ट्रेड करना है, अप्रोच करना है वो भी देख लिया। और आईटी में तो खासकर आज पेन है ही, सारे स्टॉक्स आपको 2-2.5% नीचे ही नजर आएंगे। ट्रेंडिंग स्टॉक्स से शुरुआत करती हूँ क्योंकि मार्केट प्रेशर में है, लाल निशान में। तो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स कौन से गिरे हैं आज के सत्र में? आईटी अगेन, HCL टेक आपको 2.5% नीचे नजर आएगा। इन्फोसिस देखिए 2% नीचे है। एशियन पेंट्स पूरा FMCG पैक बैकफुट पर, ये देखिए। और जिस तरीके से क्रूड में उछाल आया है उसका एक डेंट 2.5% ये टूटा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जहाँ पे ऑटोज में चुनिंदा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से नहीं हो पा रहा, 2% नीचे है। इसके अलावा वायदा में अगर आप देखें, आइनॉक्स विंड कल अच्छा चला था ये काउंटर, लेकिन आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ, 4% नीचे। फोर्स मोटर्स टूट गया 2%। SBI कार्ड ये भी चला था, मुनाफा वसूली का शिकार, 3.5% नीचे। और टाटा एलेक्साई ये भी आपको आईटी पैक से 2.5% नीचे नजर आएगा। इस खराब मार्केट में कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं? ग्रासिम थोड़ा बहुत चल रहा है, 1% निफ्टी का गेनर बना हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो पैक से ये स्ट्रेंथ दिखाता हुआ 1% के ऊपर। एक्सिस बैंक, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, ये स्टॉक चला। और मैक्स हेल्थ केयर ये भी टूटा था, लेकिन अब लगभग 0.5% की तेजी है। कुछ खास यहाँ पर इजाफा देखने को नहीं मिल रहा। अब वायदा में अगर आप देखें तो टॉप गेनर्स में आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स नजर आएगा, 8% उछल गया। और शो में समझेंगे कि आखिर हुआ क्या है स्टॉक में। MCX वर्सेस BSE हम लगातार चर्चा करते आए हैं। MCX देखिए लगभग 4% ऊपर है। वोडाफोन आइडिया एक दिन गिरा था, लेकिन आज फिर से चलता हुआ नजर आ रहा है, 2.5% ऊपर। और L&T फाइनेंस ने भी गेनर्स में जगह बनाई है, 2.5-3% ऊपर आज के सेशन में नजर आएगा। तो ये कुछ काउंटर्स जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और समझाऊंगी कि कार्यक्रम में होगा क्या। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता और साथ ही श्रीकांत चौहान जी से। और फिर थोड़ी देर में अरुण कुमार मंत्री जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:20 पर सुदर्शन बताएंगे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में रफ्तार क्यों है। 2:25 पर आशीष बताएंगे कि कोलगेट में कमजोरी क्यों है। 2:30 बजे नुपुर बताएंगी पेटीएम फोकस में क्यों है। 2:40 पर लक्ष्मण जी से समझेंगे डिफेंस को कहाँ से बूस्ट मिला। 2:45 पर समझेंगे BSE में गिरावट क्यों आई है। 2:50 पर लक्ष्मण जी से ही समझेंगे कि FDI के लिए नियम होंगे आसान। 3:05 पर नुपुर बताएंगे कि डीलर्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। फिर 3:10 पे हम BTST STBT ट्रेड्स लेंगे। 3:15 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे JM फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट के रिसर्च हेड और सीनियर फंड मैनेजर दीपक गुप्ता जी। जी हाँ, तो आपने शायद से पूरे कार्यक्रम का क्रम समझा। अब एक काम करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले कॉल्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस क्लोजिंग में हमें कहाँ फोकस करना है ट्रेड वाइज। प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है LTF, लार्सन टोब्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। ट्रेड करे 323 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे सिर्फ 3 रुपए का, 320 का। सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट चाहिए था और बढ़िया बार बना हुआ है। टारगेट रहेगा 330, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है। LTF, लार्सन टोब्रो फाइनेंशियल। LTF गाबा सर को पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी और देखिए डेज हाई पर। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी ट्रेड रहेगी IT सेक्टर में HCL टेक के साथ, और वो रहेगी शॉर्ट साइड पे। सी द काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑन चार्ट्स दैट वी आर सीइंग फॉर द IT स्टॉक्स, दिस इज वेरी वेरी वीक। एंड ऐसा नजर आ रहा है डेली चार्ट्स वगैरह पे भी कि HCL टेक वगैरह में भी एक स्ट्रॉन्ग रेड बार डेली चार्ट्स पे बननी चाहिए आने वाले 1 या 2 दिन में। और उस हिसाब से हम फ्यूचर्स को अगर शॉर्ट कर सकते हैं, एवरी रैली पे कर सकते हैं इसमें। अभी हम 1300 के हल्के से नजदीक बैठे हुए हैं। हम इसमें फॉर नाउ 1315 का ऐसा लगा सकते हैं। और डाउन साइड पे हमारा टारगेट रह सकता है 1280 एंड 1270 फॉर टाइम फ्रेम ऑफ 1 to 2 days। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज आपका सेल होगा। तो हम जो बात कर रहे थे ना कि आईटी में जो प्रेशर है, देखिए लार्ज कैप आईटी में अब सेल ट्रेड्स ओपन होते हुए, अब इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है जो तेजी के साथ, दिस इज कॉल्ड टैड बुल लिक्विडेशन, है ना, कि यार लॉन्ग पड़े हुए हैं, अब काटेंगे, लेकिन फाइनली वो पोजिशंस कट रही हैं। तो ऐसे में ये मैटर करता है, ये सिर्फ 0.6% का OI नहीं है, ये ज़्यादा है, याद रखिएगा सेंटिमेंट वाइज। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है?
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड भी आईटी से ही शॉर्ट साइड है एंड दैट इज ऑन एम्फेसिस। एम्फेसिस को अगर आप देखें अपने 50 आवर्स एवरेज को अभी ये ब्रेक डाउन करते हुए दिखता है, वेयर इज 200 आवर्स एवरेज जो है वो करीबन 2420 2415 के आसपास प्लेस्ड है। तो एम्फेसिस पर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करते हैं अंटिल काउंटर 2490 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हैं फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2425 2400 के टारगेट के लिए। अगेन शॉर्ट और अगेन आईटी पैक से एम्फेसिस, यहाँ पर भी अब बिग वाले की कॉल आती हुई रचना जी की तरफ से। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। श्रेया जी, बैंकिंग स्टॉक्स में नीचे से अगर आप छोटे बैंक्स में देखें तो काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। तो आरबीएल बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। 20 डे मूविंग एवरेज से रिवर्सल ओवरऑल स्टॉक में नजर आ रहा है और डे हाई के आसपास की ट्रेड अभी चल रही है। 384 के आसपास चल रहा है, इसी लेवल के आसपास बाई करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 380 का लगाएं। ऊपर में मेरे को लग रहा है वापस से स्टॉक 392 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड आप मेन रिवर्सल ट्रेड लेके चल सकते हैं। 380 का स्टॉप लॉस लगाएं और 392 के टारगेट रखें। आरबीएल बैंक पे बाय कॉल है आपकी। कुछ बैंक्स हैं जो डिफरेंट हैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस से। मीनवाइल हम जो देख रहे थे ना स्टैट्स, याद रखिएगा प्राइस वाइज ओवाई वाइज टॉप डैमेज टेक्नोलॉजी, रियलिटी और एफएमसीजी, ये तीन ऐसे सबसे बड़े जो सेक्टर्स हैं जहां डैमेज हुआ है। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए रेडिको में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड है यहाँ पर, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है आज, क्योंकि स्टॉक 4700 के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 4659 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 4810 4810 के टारगेट सेट करने हैं, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 4700 का कॉल ऑप्शन ले लें। 73 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 49 का स्टॉप लॉस लगा लें 47 के कॉल ऑप्शन में और 125 रुपए के आपको टारगेट सेट करके चलें। रेडिको खैतान 6 महीने में 70% का रिटर्न दिया है इसने। शानदार परफॉर्मेंस और इन लेवल्स पर भी अच्छा लग रहा है और अच्छी रिकवरी इनफैक्ट आज के सेशन में, तो खरीदारी की राय। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, रिकैप करूंगी थोड़ी देर में। उससे पहले मयूरेश जी से बात करते हैं। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा सर इस मार्केट में? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। हमें लगता है आई थिंक मिड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड एनबीएफसीज, यहाँ दोनों में आई थिंक अर्निंग्स का प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा है। विद इन मिड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमें करूर वैश्य बैंक काफी पसंद आ रहा है। एडवांसेस ग्रोथ काफी तगड़ी थी। एडवांस डिपॉजिट रेशियो हैड आल्सो ग्रोन एट अ वेरी डिसेंट पेस। जहां एक लार्ज थीसिस हमने देखा था कि कासा में इधर स्टेबिलिटी या डिटोरेशन देखा गया था, करूर के केस में ऐसा था नहीं। और इसमें आई थिंक इनफैक्ट निम्स में स्टेबिलिटी और इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों जगह पे दिखा गया है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो स्लिपेजेस हैं, जीएनपीएस, एनपीएस, ग्रोथ स्टेज 2, ग्रोथ स्टेज 3 एसेट, रिस्ट्रक्चर्ड एसेट एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल बुक, ये सारी चीजें आई थिंक इंप्रूव हो रही है एवरी पासिंग क्वार्टर। जो रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं इनके, स्पेसिफिकली कमर्शियल और कॉर्पोरेट बैंकिंग, वेरी वेल कैलिब्रेटेड, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, द मैक्सिमम टिकट साइज दैट दे कैन गिव, और जितनी स्लिपेजेस ये बुक से हो रही है इसके वजह से आई थिंक जो निम्स का प्रदर्शन है, जो आरओईज हैं, जो आरओईज हैं, आर वेरी वेरी सुपीरियर एज वी स्पीक। तो हमें लगता है आई थिंक करूर वैश्य बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में है, क्लाइंट्स के पास इनकी पोजीशनिंग। करूर वैश्य बैंक, इसने भी इस साल में अब तक 24% का रिटर्न दिया है, ये भी अच्छा लगता है मयूरेश जी को। चलिए अब रिकैप कर देती हूँ सारे स्टॉक्स के टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो हमारे पैनल द्वारा सुझाए गए हैं, वो आप देख लें। गाबसर ने एलटीएफ चुना है खरीदारी की राय। एलएनटी फाइनेंस 330 के टारगेट देख रहे हैं गाबसर, 320 का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है उन्होंने। रचना जी को एचसीएल टेक पसंद आ रहा है शॉर्ट के लिए, तो शॉर्ट करने की राय उनकी तरफ से। 1280 1270 की टारगेट देख रही है वो नीचे की, 1315 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। कविता जी कह रही है कि इसी स्पेस से एम्फेसिस को शॉर्ट किया जा सकता है, आज आईटी में काफी प्रेशर है। 2425 के नीचे के टारगेट है, 2490 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अरुण जी ने आरबीएल बैंक चुना है, खरीदारी करने की राय है उनकी तरफ से, और 392 की टारगेट है, 380 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही है उन्होंने। मानस जी रेडिको खैतान के साथ जा रहे हैं। एफएमसीजी पैक का ये शानदार काउंटर और 4810 की टारगेट देख रहे हैं वो, 4659 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में मयूरेश जी ने चुना करूर वैश्य बैंक, जहां पर खरीदारी की राय लंबी अवधि के नजरिए से काफी पसंद आ रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर।
एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर फिर से निफ्टी और एक बार निफ्टी को देख लेते हैं जिसका तस माहौल है। स्मॉल कैप इनफैक्ट आज के सत्र में अच्छा कर रहा था, लेकिन ऊपरी स्रोत से स्मॉल कैप ने भी बढ़त गंवाई। लेकिन ऑटो एज अ स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी। बॉश आपको अब 3.5% ऊपर नजर आएगा। सोना कॉम्स और संवर्धना मदरसन में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। और एक बार रखिएगा स्क्रीन पर सोना कॉम, और सुबह आशीष बहीती जी ने आई थिंक ये चुना था, लेकिन रचना जी ये पर्टिकुलर काउंटर देख लीजिए, इसने भी दमदार रिटर्न्स दिए हैं। अब जिन्होंने रैली मिस की उनके लिए क्या राय होगी इस पर्टिकुलर काउंटर पर? जी रैली मिस करी है इतने लंबे टाइम से तो थोड़ा प्रॉब्लम है। जो लोग ऑलरेडी इसमें हैं उनके लिए आई कैन से कि वो लोग अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहे और करीब-करीब 780 तक एसएल को ट्रेल कर ले ऑन अ मे बी वीकली क्लोजिंग बेसिस और बने रहे पोजीशन में। फ्रेश पोजीशन आप क्रिएट करना चाहे तो इसमें अब आपको थोड़ा पुल बैक का इंतजार करना चाहिए और आउटराइटली नहीं करना चाहिए। आपको आने वाले टाइम में कभी भी इसमें स्ट्रॉन्ग मल्टी डे पुल बैक मिले, 2 to 4 डेज की गिरावट मिले तो और तब हम इसमें फ्रेश एंट्री बनाने का सुझाव रख पाएंगे, which would be around at a price level of say 750. ओके, सोना बीएलडब्ल्यू देखिए ऑटो में अच्छी स्ट्रेंथ है। सोना बीएलडब्ल्यू देखिए विद इन ऑटो उसको आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी भी आप लोडिंग देखिए 1.7% का ओआई। मैं डिफेंस से बहुत, अगर आप देखें, बात करने का मेरा मन कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर में उसको हम छेड़ेंगे इस विषय को लक्ष्मण जी के साथ जब बातचीत भी करेंगे और इस पर डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे। लेकिन अदर देन डिफेंस, एक बार वो शेयर ने सुबह आज बीएससी की रिपोर्ट रखी थी ना, वो आपको याद होगा आज का इक्का में, बट इट वॉज ऑन डाउन साइड। बीएससी एक बार स्क्रीन पे लेके आइए, बीएससी क्या कर रहा है एक बार हल्का सा देखते हैं। देखिए इसका आज हल्का सा रिवर्सल इसलिए आया क्योंकि बीएससी का आज का लो था 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। पिछले 3 साल में इसने 200 डे को हमेशा टच कर एक रिवर्सल दिया है, तो हल्का सा एक रिवर्सल आ गया। बट लुक एट एमसीएक्स विद इन एक्सचेंजेस, अगर आप देखें तो कम और इक्विटीज़ के एक्सचेंजेस का आपको हाल मालूम ही है, सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब है वीकली एक्सपायरी के जाने के बाद और कैश के लगने के बाद। अगर आप देखें शायद ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ी सी और थिन पड़े। बट लुक एट कमोडिटीज, लुक एट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और उसके बाद एमसीएक्स का ये बिहेवियर। मानस, एमसीएक्स अब ऑलमोस्ट 29 मई के बाद यानी जून, जुलाई, अगस्त, मोटा मोटी 2.25 महीने की सीरीज के हाइस को बाइसेक्ट कर रहा है। सेंटिमेंट और सर्कमस्टेंसेस आपके हक में, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है एमसीएक्स? एज ए ट्रेडर आपकी राय क्या होगी, कहाँ तक के लिए चेस करना चाहिए इसको? तो देखिए पहले तो डिस्क्लोजर है कि इस पे अपने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है लॉन्ग साइड पे, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। अब जो ब्रेकआउट आया है, अगर हमें उसके टारगेट पोजिशनली सेट करने हो तो वो 3240 के आते हैं। करंट लेवल से भी करीब करीब 200 रुपए ऊपर आप टारगेट सेट करके चल सकते हैं। पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। अगर आप करंट लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं तो 2950 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, 3250 के टारगेट सेट कर लें। ओके, एमसीएक्स पर ये व्यू आता हुआ पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये काउंटर, तो रखिए रिडार पर। एक बार मुझे मिल्की मिस दिखाएंगे, आज डब्ल्यू वास इस पर्टिकुलर कंपनी का, और अभी भी देखिए आप तो शानदार रिएक्शन एक्शन इनफैक्ट इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है। और साथ ही एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई थी डैम कैपिटल की। मयूरेश जी, आपने ये पर्टिकुलर काउंटर पढ़ा क्या? अच्छी इसकी लिस्टिंग, और अब देखिए किस कदर भाग गया लिस्टिंग के बाद भी। और एक रिपोर्ट देख रही थी मैं आज, कवरेज की शुरुआत हुई थी काफ़ी पॉजिटिव नज़रिए के साथ, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर जिस तरीके से कंपनी फोकस कर रही है, चीज़, योगर्ट, कर्ड, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए इस पर्टिकुलर काउंटर पर क्या राय बन रही है, या फिर इट्स टू अर्ली टू से? टू अर्ली टू से, एब्सोल्युटली राइट। और पनीर नहीं भूलना चाहिए, पनीर भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में आता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो लिस्टेड प्लेयर्स है यही स्पेस में, आई थिंक दे हैव क्रिएटेड अ ह्यूज नेटवर्क, एंट्रेंच किया है। मिल्की मिस्ट कैसे करती है ये सारी चीजें ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और कितनी कंसिस्टेंसी लाती है रेवेन्यू ग्रोथ में, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के वजह से मार्जिन के प्रदर्शन में, ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फैक्टर इज दैट जो डिफरेंशिएट करेगा स्ट्रीट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन मार्जिन्स दैट दे कैन प्रॉब्ली डिलीवर। और जो वैप पोर्टफोलियो है, ये कॉम्पिटिटर्स भी अच्छे खासे एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आई थिंक देखनी पड़ेगी। तो लिस्टिंग अच्छी हुई है, बट वेरी अर्ली टू से वेदर देयर इज अ री-रेटिंग राउंड ऑफ ऑफर फॉर मिल्की मिस्ट।
अच्छा, मैं श्रेया, पता है इसके आईपीओ से पहले इसकी मैनेजमेंट से मैंने बातचीत करी थी। मेरे ख्याल से 70% रेवेन्यू इनका जो है वो साउथ के मार्केट से आता है। बट मयूरेश, आपको एक चीज़ मतलब टोटल डेयरी भी एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है। मेरे मुताबिक क्या चीज़ इस स्पेस के फेवर में जा रही है? क्योंकि हमारे यहाँ जो पनीर की क्वालिटी है, खुला पनीर जिसे होता है अनऑर्गेनाइज मार्केट में, या फिर खुला दूध, अब लोग उसको थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। बहुत सारी स्टेट्स मैंने सुना है कि वो जो खुला हुआ दूध है उसको, पनीर को, उसको बंद कर रही हैं। मेरे ख्याल से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा स्टेप लिया है। डोंट यू थिंक दैट कि इनके फेवर में जाएगा? नॉट एग्जैक्टली मिल्की मिस्ट, एंटायर दिस आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड मिल्क, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स के फेवर में। ये बिल्कुल जाएगा, बट मेरा बोलने का मतलब वीरू जी बहुत है कि आई थिंक पराग मिल्क भी इसमें ही है। You probably see in the entire scenario. Hudson Agro is also trying to probably diversify to a large extent. वो घी हुआ, पनीर हुआ, which we call as value-added products. However, I think जो input costs है, अभी example I think जो आप milk procure करते हैं, I'm just saying generally for the space itself. I think उसके prices काफी volatile रहते हैं। दूसरा, I think procurement centers have to be very very close in terms of आपके डिसबर्समेंट सेंटर्स एज वेल। आपकी जो फैसिलिटीज है, जो काफी प्लेयर्स के पास है, जो चिलर्स लगते हैं, दूध की क्वालिटी आपको टेस्ट करनी होती है कि किस हद की क्वालिटी है, वेदर दे एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एट प्ले। आई थिंक आपकी एक जो ब्रांड प्रेजेंस बनती है बोथ इन टर्म्स ऑफ B2B एंड B2C, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। B2B के लिए तो आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट इज प्रॉब्ली सर्विसिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट अगर आप B2C में फोरे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कोर पैरामीटर्स होते हैं, super distributors, retailers, and then creating a brand of your own, वहाँ पे थोड़ा समय लग सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक वेरिएबल्स काफी है, कंपटीशन आई थिंक इंटेंसिफाई हो रही है, तो आई थिंक स्पेस विल probably sharpen up as we speak. Yes, I think जो recent घटनाएं चल रही है, आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन, और कहीं ना कहीं अगर कंप्लायंसेस की वजह से फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है तो लिस्टेड प्लेयर्स को एडवांटेज। बिल्कुल। और देखिए, अब श्रेया, दूध, दही, लस्सी, जलजीरा से चलते हैं दूसरी तरफ, मदिरा की तरफ, है ना। एक है रेडिको खैतान। सीधे मैं टॉपिक बदल दिया, जज्बात बदल दिए, बट लुक एट रेडिको खैतान। दो ही वेल्थ क्रिएटर हैं आज, एक मिल्की मिस्ट और रेडिको खैतान। ये रचना जी, रेडिको पे कैसा, क्या व्यू है आपका? अनचार्टेड टेरिटरी। जी, रेडिको खैतान भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में खुश हो रही है। नहीं, स्टॉक पे बात करनी है अभी, सिर्फ बताइए। जी बिल्कुल। बिल्कुल, मैं स्टॉक की मूवमेंट से भी खुश हूँ, एंड ट्रेंड इज वेरी क्लियर, और यहाँ पे फर्दर मूवमेंट बन सकती है। और एक पोजीशन जिनकी ओपन करी हुई है ऑलरेडी शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर है तो उसमें एसएल लगाना चाहिए 4650 के करीब, और पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। हम आने वाले 8 to 10 डेज के अंदर यहाँ पे 4800 के नंबर्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, रेडिको खैतान, ये मानस जी की पिक भी थी 2 बजे की पहली ट्रेड में, और शानदार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, कुछ जी, मयूरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मयूरेश जी। नहीं, एक मिल्की मिस्ट है और एक मैजिक मोमेंट्स है, तो वीरू जी ने बहुत अच्छी तरह बिल्कुल सही है मैजिक मोमेंट्स। लेकिन सीरियस नोट, आई मीन अगर आप रेडिको खैतान के नंबर्स को देखें, इनका जो ये वोडका सेगमेंट है, मैजिक मोमेंट, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इनकी ग्रोथ में ये। एब्सोल्युटली वीरू जी। शायद टॉपिक चेंज करते हैं, है ना? हाँ, टॉपिक चेंज करें। मैं रेडिको खैतान, अभी तो फ्राइडे भी नहीं आया, ऐसा ट्यूसडे ही है इनफैक्ट। कुछ और काउंटर्स जो इनफैक्ट इस मार्केट में, खराब मार्केट में भी डीज हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार बजाज फिनसर्व रखिएगा स्क्रीन पर। बजाज फिनसर्व डीज हाई तो नहीं, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी के संकेत कुछ दिखाता हुआ। आयशर मोटर्स रखेगा, आज थोड़ी नरमी थी बाकी ऑटो पैक से अगर आप कंपेयर करें, लेकिन अब ऊपर चढ़ता हुआ। महिंद्रा काफ़ी अच्छा कर रहा है। रिलायंस ने भी आज थोड़ा संभालने की कोशिश की है बाजार को, लेकिन बजाज फिनसर्व, अरुण जी ये काउंटर आप देखिए, और इसने भी रिटर्न्स दिए हैं कमाकर, और आज का मूव क्या कह रहा है? श्रेया जी, एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास से पलटा है। अगर आप ओवरऑल इसका लंबा चार्ट देखते हैं तो 20-डे मूविंग एवरेज का एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक में हमेशा से रहा है। इस बार भी अगर आप देखें तो 1980 1990 के बीच में 20-डे मूविंग एवरेज है। मुझे लग रहा है अगर कोई कॉन्ट्रा बेट लेना चाहता है तो छोटे स्टॉप लॉस से लॉन्ग भी किया जा सकता है। 1988 का 20-डे मूविंग एवरेज है, तो 1980 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है तो 2045 2050 तक के भी टारगेट आ सकते हैं।
तो लॉन्ग पोजीशंस है तो भी होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग अगर नई पोजीशन लेना है तो 1980 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग बनाया भी जा सकता है। ओके, बजाज फिनसर्व पर ये व्यू आता हुआ पॉजिटिव व्यू है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर और बने भी रह सकते हैं। अच्छा, हम ऑटो पैक की चर्चा कर रहे थे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स रखेगा एक बार स्क्रीन पर, वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है, करीब 8% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। दरअसल Q1 कॉन कॉल के बाद शेयर में रफ्तार देखने को मिल रही है, लेकिन मैनेजमेंट ने ऐसा क्या कहा जो स्टॉक में पंख लग गए? सुदर्शन जी से समझते हैं। सुदर्शन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि कल कंपनी ने एनालिस्ट कॉल किया था Q1 FY27 अर्निंग्स के ऊपर। अर्निंग्स लार्जली इनलाइन था, लेकिन जो कमेंट्री दिया है कंपनी ने, आउटलुक दिया है FY27 का, वो पॉजिटिव दिख रहा है। तो सबसे पहले कंपनी क्यों लास्ट कुछ एक महीने अंडर प्रेशर था, उसका एक मुख्य कारण ये था कि स्टील प्राइस में इंक्रीज होने के कारण इसके मार्जिन पे प्रेशर आया था। अब कंपनी ये बोले कि जितना भी स्टील प्राइस इंक्रीज के कारण जो प्रेशर आया था वो पीछे छूट चुका है और सारा रिकवरी इंक्लूडिंग Q1 में जो हुआ था वो कर पाएंगे और इसके लिए उनका ये क्लाइंट से बात हो चुका है। दूसरा, एबिट मार्जिन में ये डबल डिजिट इंप्रूवमेंट देख रहे हैं आगे जाते हुए। एक सेगमेंट है इंजीनियरिंग एंड मेटल, जो कि ये बिलीव करते हैं कि जो इनका ओल्डर मार्जिन लेवल था उस पर वो रिवर्ट करेगा आगे जाते हुए। TI मेडिकल में ये मेंटेन किया रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट वो है 20% और इनके पास 3 ई मोबिलिटी बिजनेस है, जिसमें से एक का वो ब्रेक इवन सोच रहे हैं कि इस साल होगा और दूसरे 2 कंपनीज का ब्रेक इवन अगले साल होगा। कैपेक्स की बात करें तो FY27 के लिए कैपेक्स का रेंज है 600 to 700 करोड़ रुपीस एक्स CG पावर, उसमें से 350 करोड़ रुपीस TI इन्वेस्टमेंट्स में करेंगे और 100 करोड़ रुपीस शांति गियर्स पे करेंगे। साइकिल बिजनेस की बात अगर जो होती है तो Q1 में भी साइकिल बिजनेस में के मार्जिन में एक्सपेंशन देखा गया और FY27 में ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स का मार्जिन में एक्सपेंशन देखा जा सकता है। आज ब्रोकरेज ने भी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में लिखा है, पहला मोतीलाल ओसवाल मेंटेन बाय कॉल और टारगेट प्राइस यहाँ पे 3,379 रुपीस पर शेयर। इनको लगता है कि कोर बिजनेस अभी भी स्ट्रांग है और स्टेडी परफॉर्मेंस दे रही है। दूसरा, एक्सिस कैप ने स्टॉक को अपग्रेड किया है बाय और टारगेट प्राइस इंक्रीज किया 3,600 रुपीस पर शेयर। तो पॉजिटिव कमेंट्री कॉल के बाद ब्रोकरेज व्यू भी लार्जली पॉजिटिव है, इसके लिए आपको 8% का मूव स्टॉक में दिख रहा है। सुदर्शन, शुक्रिया आपका। और मेरे ख्याल से दोनों ही रिपोर्ट्स में, एक में 10% का, एक में 20% का अपसाइड। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट को मान के चलिए आप जनाब, ये एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है एंड मोस्ट स्पेशली वो 2020 से लेकर अगर आप देखें 2025 के फेज़ में मेरे 2000 मेरे ख्याल से 25-26 ट्यूब इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रगलिंग का फेज़ रहा, साइडवेज रहा स्टॉक, थोड़ा सा प्रेशर में भी रहा। बट आपने सुना अभी सुदर्शन को, कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है तीनों वर्टिकल्स को लेके। एक तो अगर आप देखें ब्रेक इवन की बात भी हो रही है। आपका सेंस क्या कह रहा है यहाँ पर 2972 पे NBFCs की इस पूरे और मतलब चंक में आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की रीडिंग क्या कहती है आपकी, क्या व्यू है आपका इस पर? नहीं, तो जैसे सुदर्शन ने कहा, आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री काफी सराहनीय और काफी पॉजिटिव रही है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखें कि जो एक पास थ्रू इफेक्ट होता है वहां पे आई थिंक एक पूरी की पूरी क्षमता है कि जो इबिट मार्जिन्स हैं ये अगर डबल डिजिट्स के सुधार में आते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक पूरी की पूरी तरह से जो ऑपरेटिंग लेवरेज है स्पेसिफिकली उनके मेटल फॉर्म डिवीजन में, आई थिंक दैट शुड डू एक्सीडिंगली वेल। जहां तक कोर इंजीनियरिंग बिजनेस का सवाल रहा है, आई थिंक जो केपेक्स प्लान्स प्ले आउट हुए हैं सभी वर्टिकल्स की तरफ, आई थिंक केपेक्स इन द राइट डायरेक्शन में मानता हूँ, ग्रोथ ओरिएंटेड केपेक्स है, जिसके वजह से जो एसेट टर्न्स, जैसे कैपिटल डिप्लॉय होती जाएगी और एसेट टर्न्स आते जाएंगे तो आई थिंक जो रेवेन्यू की का एक इजाफा होगा ये सिग्निफिकेंट होगा। नाउ विद ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज एंड एक्सपेक्टेशंस की जो वैल्यू एड की बात कर रहे हैं, आई थिंक द कंपोनेंट दैट व्हाट वी विल कम थ्रू, कहीं ना कहीं आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगी एंड एज एग्जीक्यूट वेल, आई थिंक जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ये बैलेंस शीट पे प्ले आउट। ऑब्वियसली वी बिलोंग टू अ वेरी वेरी गुड ग्रुप जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यूज नहीं है और जहाँ पे रिटर्न रेशियो स्पेसिफिकली ROCs में बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जिनके पास ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स है बिल्कुल बने रहें। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पर पॉजिटिव नजरिया मयूरेश जी का, तो यहाँ पर बने रहने की ही सलाह है। फिलहाल चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार पेटीएम पे करेंगे चर्चा, साथ ही लेंगे कैश कॉल्स। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आपको पेटीएम का शेयर डेज लो पर नजर आएगा 2% की गिरावट के साथ। इनफैक्ट सुबह हमने ब्लॉक डील की खबर बताई थी, एक बार रिविजिट करते हैं फिर से नुपुर के साथ। नुपुर, बताएं।
बिल्कुल आज एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट 5% की एक्सपेक्टेशन थी कि शेयर्स जो है वो एक्सचेंज होते हुए नजर आएंगे, लेकिन 3% के इक्विटी सौदे जो है सुबह आज ब्लॉक डील विंडो में देखने को मिले। 1535 रुपए के भाव पर ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड थी और उसी प्राइस पर ये जो सौदे हुए हैं। लास्ट ट्रेड के जो कुल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 2950 करोड़ के आसपास के 1.92 करोड़ शेयर्स के सौदे यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं। हालांकि डीलर्स का मानना है कि खाली 3% इक्विटी एक्सचेंज होते हुए देखिए। जो ग्रीन शो ऑप्शन था 2% का, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि जो ब्लॉक डील का जो बुक बनी थी वहां पर डिमांड थोड़ी कम आती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से ग्रीन शो ऑप्शन जो है उसका इस्तेमाल फिलहाल यहाँ पे डीलर्स ने नहीं किया है। डिमांड काफ़ी वीक नज़र आ रही है। रेजिलेंट एसेट मैनेजमेंट ने ये बिक्री करी है। हालांकि 2023 में रेजिलेंट ने एक रीस्ट्रक्चरिंग साइन किया था एंटफिन के साथ और उसकी वजह से ये जो है ब्लॉक डील आज होती हुई नजर आई है। इस ब्लॉक डील के बाद प्रमोटर की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट होल्डिंग है, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग में पेटीएम को करीब 10.3% हिस्सेदारी रेजिलेंट के पास आई थी और इस डील में रेजिलेंट को वोटिंग राइट्स मिले थे, जबकि एंटफिन को इकोनॉमिक जो है फायदा मिलते हुए नजर आया था। तो ये जो पूरा पैसा है वो एंटफिन के पास जाएगा, ना कि प्रमोटर्स के पास आते हुए नजर आएगा। हालांकि बड़ा कंसर्न फिलहाल यही है कि ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया। डिमांड डीलर्स के हिसाब से थोड़ी कमजोर इस ब्लॉक डील में नजर आई है। जी तो थोड़ी अगर आप देखें ब्लॉक डील में डिमांड कमज़ोर थी और वही कारण है कि स्टॉक थोड़ा सा बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहा है, 1550 पर रहा है। थोड़ा सेंटीमेंट अगर आप देखें तो खराब होता है। खैर नुबू, बहुत बहुत शुक्रिया। बट बहरहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, पेन तो है मार्केट में, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक आपको थोड़े से एक्साइटमेंट नजर आ रहे हैं। आप क्या चेज कर रहे हैं इस वक्त, शॉर्ट या फिर लॉन्ग? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए बिल्कुल मार्केट जो है वो लाइक सपोर्ट पे आ चुका है लेकिन रिबाउंड नहीं हो रहा है और इसी वजह से ऐसे लग रहा है कि इस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक ही मौके ढूंढने पड़ेंगे। इंडेक्स में अगर रिबाउंड अगर आ जाता अभी तक तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन अगर आज इसी लेवल पे अगर क्लोज आता है तो थोड़ी करेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ जाएगी। बट एनीवे स्टॉक्स को अगर देखें तो मुझे लगता है कि जो एक्शन है वो वेरी क्लियरली डिफेंस में है और कुछ बाकी देखा जाए तो कुछ केमिकल स्टॉक्स में भी हमने कुछ एक्शन देखा है। बट डिफेंस में मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे इन लेवल्स पे भी खरीदना चाहिए, अराउंड 5100 के आसपास। यहाँ पे अगर इसके वीकली मंथली चार्ट को देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट है और बेस्ड ऑन करंट फॉर्मेशन लगता है कि ग्रेजुअली ये 5300 तक के लेवल्स भी अचीव कर सकता है। तो करंट लेवल से इसे खरीदे, 5000 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 5300 के टारगेट्स नजर आते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए। शॉर्ट में मुझे लगता है कि अभी काफी लाइक वक्त से गुजर चुका है ऑलरेडी। मार्केट 500-700 पॉइंट ऊपर से करेक्ट हो चुका है, तो अगर कोई रिबाउंड अगर आता है तो उस वक्त देखेंगे, लेकिन करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना लॉन्ग साइड में फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, हेल ये ज़्यादा पसंद आ रहा है श्रीकांत जी को, तो यहाँ पे रखें नजरें। वक्त हो रहा कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम कविता जी से, गाबा सर से और मानस जी से। तो कविता जी बताइए, कैश में कौन सा काउंटर देखा आपने? तो श्रेया, एक्शन कंस्ट्रक्शन अगर इसे शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल की तरह देखें तो बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट आते हुए दिखा है विद अ गुड वॉल्यूम। सो मौजूदा भाव देखें तो 1182 के लेवल पर है, 6% आज काउंटर ऊपर है। मोमेंटम ट्रेड की तरह अगर इसे देख रहे हैं तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1140 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच कर सकते हैं। एज डेली चार्ट टारगेट दिखता है 1220 का, बट एज अ शॉर्ट टर्म कॉल ये हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है फॉर 1350-1500 के टारगेट के लिए अंटिल काउंटर 1070 के ऊपर मेंटेन है, यहाँ बाय पोजीशन की जा सकती है। ओके, इस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आज अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बाय ट्रेड लिया है आपने। एक बार एस देखते हैं, जरा हल्का सा देखते हैं। इट्स 1183 कर्व कैसा है? यस। और आप ये समझिएगा कि पूरा अप्रैल 24 से लेकर 25 से लेकर 26 तक 2 साल साइडवेज रहने के बाद आफ्टर मेरे ख्याल से आप ये समझिएगा कि 6 साल के वर्टिकल बुल रन के बाद अब इसमें वाकई मूव आने लगे हैं और स्टॉक वीकली डेली पे सारे एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड है। शानदार प्लेसमेंट यहाँ पर एस की। मानस आपका ट्रेड?
वीरेंद्र जी, अपार इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अपार करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 16,800 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है। 18,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अपार इंडस्ट्रीज मानस जी को पसंद आ रहा है कैश में। गाबा सर, कैश में आपका काउंटर? मेरा ध्यान है श्रेया, गुड आफ्टरनून टू यू। डाटा पैटर्न्स पर, डाटा पैटर्न्स 4693 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 4650 पर, करीब 43 रुपीज का टारगेट है। टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 4800। तो रिस्क रेशियो 1:3। डाटा पैटर्न्स डेटा पैटर्न्स 4694 पे अच्छा करता हुआ आपका इस वक्त का कॉल है। एक बार डेटा पैटर्न्स के चार्ट्स को भी देखते हैं। बहुत सारे अगर आप देखें जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, वाकई डेटा पैटर्न्स ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में, एक बहुत ही शानदार वेल्थ क्रिएटर भी रहा था ये। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जहाँ पे अब थोड़ा सा बात करते हैं खुल के। जरा प्लीज़ लेके आइएगा स्क्रीन पर लॉरस अपने आप को फिर प्रिपेयर करता हुआ एक बड़े मूव के लिए। क्यों लॉरस को लेके आइएगा आप? इसके पूरे इस मार्च 26 से लेकर इस पूरे फेज को देखिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हमेशा 20 डे माह का डिप, 20 डे माह ड्रॉ कर दीजिए इस पर, हमेशा प्रॉफिट देता है, हमेशा। आपकी रेटिंग क्या कह रही है श्रीकांत? एक बार फिर से 20 डे माह पे 17 अगस्त को, यानी कल इसने लो लगाया और उसके बाद इजेक्ट कर गया। आपका टेक लॉरस पे और उसके प्लेसमेंट पे क्या कह रहा है? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जो इसके टेक्निकल पैटर्न बने हैं और जो प्लेसमेंट है वो यकीनन बहुत ही स्ट्रांग है। और इतनी सस्टेन्ड एक्टिविटी बहुत ही रेयरली हमें देखने मिलती है। और जिन स्टॉक्स में देखने मिलती है उनमें हमने देखा है कि और भी प्राइस एप्रिसिएशन आने वाले दिनों में देखने मिला है। क्योंकि यहाँ पे एक कंसिस्टेंट एक्टिविटी भी मिलती है, साथ ही साथ वो जैसे आपने कहा वैसे एवरेजेस के आसपास आके वापस थोड़ा सा न्यूट्रल होके वापस अपनी एक रैली में कन्वर्ट होता है। टेक्निकल पैटर्न में कहीं भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि इसमें कोई बड़ा जर्क आ जाए। यस, ओवरबॉट है डेफिनेटली, लेकिन एट द सेम टाइम इसे ओवरबॉट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि ये फुल ग्रिप ऑफ बुल्स के अंदर है। और इसी वजह से लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2050 तक के टारगेट्स अचीव कर सकता है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस है वहां पे कहीं अगर करेक्शन आता है तो इसमें कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, लॉरस लैब्स पर भी यहाँ पर व्यू पॉजिटिव आता हुआ। चलिए, धमाकेदार ऑप्शंस का भी वक्त हो चुका है, तो ये हम लेंगे अरुण जी से, मानस जी से और श्रीकांत जी से ही। तो अरुण जी बताइए, ऑप्शंस में कौन सा काउंटर देखा आपने? श्रेया जी, बैंक्स के साथ ही जाना चाहूंगा। तो फेडरल बैंक मुझे लग रहा है इसमें भी एक मोमेंटम काफी अच्छा अपने मेजर मूविंग एवरेजेस से बन रहा है। तो एट द मनी कॉल को लेने की सलाह है। 355 का कॉल 5-5.5 रुपए के आसपास चल रहा है। तो 355 के कॉल को लॉन्ग करने की सलाह है। 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। 8 रुपए से 8.5 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है फेडरल बैंक के एट द मनी कॉल 355 के स्ट्राइक प्राइस में आने चाहिए। फेडरल बैंक, तो इस कार्यक्रम में अब तक 2 बैंकों पे कॉल आ चुकी हैं, याद रखिएगा, आरबीएल बैंक पे और फेडरल बैंक पे। फेडरल बैंक 355 अभी भी अच्छा, अभी भी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है इसकी, 356 पे ट्रेड करता हुआ। मानस, आप ऑप्शंस में क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, आइडिया पे मेरा ध्यान है। आइडिया में अगर आप देखें तो पैटर्न तो पॉजिटिव है, क्योंकि 3-4 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। पिछले हफ्ते स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है। तो 14 स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन जो 44 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 20 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। वोडाफोन आइडिया अच्छा करता हुआ आज के सेशन में, मानस जी को पसंद आ रहा है। श्रीकांत जी, ऑप्शंस में आपने कौन सा काउंटर देखा? तो देखिए ऑप्शंस में मुझे लग रहा है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पे 420 के जो कॉल ऑप्शंस है स्ट्राइक प्राइस के, उसे खरीदना चाहिए। 10.90-11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना है एट 7 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। और टारगेट्स जो यहाँ पे रहेंगे वो रहेंगे 20 रुपए के और 25 रुपए के। हमें लग रहा है कि स्टॉक में जो इंट्राडे या ड्यूरिंग द वीक की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी बढ़ गई है। और ओवरऑल बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी हमें लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। तो आज डाउन है, करेक्टिव फेज में है, करंट लेवल से आई थिंक इसके कॉल ऑप्शंस खरीदे जा सकते हैं। ओके, BHEL वोडाफोन आइडिया और साथ ही फेडरल बैंक पर ऑप्शंस में यहाँ पर कॉल दी गई है। डिस्क्लेमर प्लेट्स आपके स्क्रीन पर हैं। अच्छा, कोलगेट लेकर आइए स्क्रीन पर। और कोलगेट का जिक्र हम कर रहे थे, काफ़ी प्रेशर में स्टॉक, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सतर्क रही है और ब्रोकरेज का भी नज़रिया काफ़ी डिवाइडेड था।
तो कोलगेट में क्या कुछ कहा गया एक बार समझते हैं आशीष से। आशीष बताएं। देखिए लगातार अंडर परफॉर्मेंस है और कोलगेट के जो निवेशक हैं ना उनकी तो मुस्कुराहट ही गायब हो गई, क्योंकि दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स देर सवेर चल जाते हैं और ये स्टॉक ऐसा है जो अर्निंग्स में भी निराश कर रहा है, अपडेट्स भी लगातार कमज़ोर साइड पर हैं और अब फिलहाल कॉन्फ्रेंस कॉल में भी देखें ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब दरअसल क्या कहा है मैनेजमेंट में ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कंपनी ये कह रही कि फोकस आप देखें तो टॉप लाइन ग्रोथ पर होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं होगा। इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल स्पेंड्स देखें तो ये लगातार बढ़े हैं, लेकिन ये आगे भी बढ़ते रहेंगे। इससे एक फ़ायदा हो सकता है कि जितना एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पे स्पेंड करते हैं उससे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ती है, जो कि आगे जाकर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। लेकिन नियर टर्म पर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि खर्च बढ़ता है तो सीधे तौर पर असर यहाँ पर आता है। अब इनके जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, मिसाल के तौर पर आप देखें तो कोलगेट टोटल है, कोलगेट विजिबल वाइट है, कुछ एक पर्पल में भी कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च कर रखे हैं, तो इसकी बिक्री थोड़ी सी बेहतर साइड पर देखने को मिल सकती है। लेकिन कंपनी एक्नॉलेज कर रही है कि स्लाइट अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और कुछ नए कोलैबोरेशन जैसे बॉम्बे शेविंग कंपनी के साथ भी इन्होंने अनाउंस कर रखे थे, इसका बेनिफिट आगे जाके देखने को मिलेगा। लेकिन अब दिक्कत की बात यह कि नियर टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी पर तो इम्पैक्ट है ही है और ब्रोकरेज हाउस इसी के चलते आप देखें ना तो किसी ने खुलकर बुलिशनेस नहीं दिखाई है। हाँ, ये बात सभी कह रहे हैं कि प्रीमियमाइजेशन से फ़ायदा होगा, लेकिन नियर टर्म पर इम्पैक्ट है, इसे भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। एक एक करके सभी के टारगेट प्राइस और रेटिंग आपके सामने रख देता हूँ। HSBC देखिए होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, 2140 का टारगेट है। CLSA देखें तो होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और 2024 का टारगेट। सिटी बिक्वाली की राय दे रहे हैं और राउंड फिगर पूरी तरीके से 2000 रुपये का टारगेट दिया है। अब ब्रोकरेजेस का क्या कहना है आपको बताता हूँ। HSBC बता रहे हैं कि जो एनकरेजमेंट देखने को मिल रहा है प्रीमियमाइजेशन के चलते, ये सही है, बढ़िया है, ग्रोथ तो आएगी, लेकिन थोड़ा सा आप देखें तो जो स्पेंस है वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। CLSA ने यही कहा है कि एड स्पेंडिंग लगातार बढ़ी है, आगे भी बढ़ती रहेगी और इसी के चलते इन्होंने FY27 FY28 EPS के जो एस्टिमेट्स है इसमें कटौती की है। और वहीं सिटी अगर आप देखें तो जिनकी रिपोर्ट में बिक्वाली की रेटिंग दी गई है वो भी बता रहे कि ग्रोथ अभी तक काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, प्रीमियम सेगमेंट में भी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन नियर टर्म में जो इम्पैक्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिलेगा यही एक कारण है कि जिसके के चलते आप देख रहे हैं कि स्टॉक में तकरीबन 3% तक की गिरावट है। स्टॉक अगर आप देखें तो इस वक्त हाउस व्यूज़ आपने सुनी लिए और कोलगेट अंडर परफॉर्मर रहा है। एक तो FMCG बास्केट इटसेल्फ अगर आप देखें बड़ी अंडर परफॉर्मर रही है, एंड विद इन दैट बास्केट अगर आप अक्टूबर 24 से जब हमारा पीक हुआ था मार्केट, मतलब निफ्टी के पीक से अगर आप मान के चलिए तो वर्स्ट प्राइस परफॉर्मर अलॉन्ग विद डाबर। बट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखें कुछ हद तक उनका भी सेम है, इनका भी सेम है। बट मेरे शाप की राय क्या कह रही है, और मेरे ख्याल से अब दंतकंती का मार्केट शेयर 9 to 10% है ना, और कोलगेट स्पेस में एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा अभी। आपका टेक क्या है कोलगेट पर? अंडर परफॉर्म रही है, you're absolutely right. I think एक जो प्रीमियमाइजेशन का पूरा एक खेमा है, आई थिंक अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर आल्सो रैंपिंग अप जहाँ तक प्रीमियमाइजेशन रहा है। जो हम नेचुरल टूथपेस्ट कहते हैं, ऑर्गेनिक टूथपेस्ट कहते हैं, वहाँ पतंजलि ने भी एक अच्छा खासा आई थिंक फोरे किया, वहाँ पे भी आई थिंक काफी कुछ वैरायटीज इंट्रोड्यूस की। ऐसे नहीं कि कोलगेट ने नहीं की है, आई थिंक कोलगेट ने भी इंट्रोड्यूस की है नेचुरल वैरायटीज, ऑर्गेनिक वैरायटीज के हिसाब से। और टूथब्रश में भी इनका जो मार्केट शेयर है कोलगेट का ये काफी अच्छा है। हाउएवर आई थिंक जो नंबर्स हैं वो शायद रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज कंपटीशन इंटेंसिटी जेन्युइनली बहुत इंटेंस हो चुकी है। दूसरा आई थिंक जो इनके प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक मेट्रो सिटीज या टियर 1 सिटीज में एक अच्छी खासी आई थिंक सेल इम्पैक्ट आ सकती है। बट व्हेन यू प्रॉब्ली स्टार्ट मूविंग इन टियर 2 टियर 3 सिटीज, यहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है, जहाँ पे आई थिंक प्रीमियमाइजेशन से ज्यादा आई थिंक प्राइस पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक कोलगेट की अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रहेंगी, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ अ फ्लक्स ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स नंबर्स में कंसिस्टेंसी या डिसअपॉइंटमेंट रही है, यानी इसकी वजह से एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक शायद ये स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही फंसा रहे और सम पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ तक नंबर्स इंप्रूव हैं। अंडर परफॉर्म कर रहा है कोलगेट और आगे भी अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकती है। हालांकि अभी आशीष बता रहे थे कोलगेट पर्पल, कोलगेट विजिबल वाइट। वीरेंद्र जी, आपने इन सब में से कोई यूज़ किया है क्या? क्योंकि कोलगेट विजिबल वाइट, पर्पल तो मैंने किया है यूज़, मतलब सही परफॉर्मेंस रही है, वो स्टॉक चल क्यों नहीं रहा समझ नहीं आ रहा। हमको तो जो मिल जाता है हम वो कर लेते हैं श्रेया, झूठ नहीं बोलूँगा। पिछली दफा आपने कहा था दंत कांति आपको ज्यादा पसंद है। नहीं, मैं घर में मैं वैसे अभी तो दंत कांति यूज़ कर, झूठ नहीं बोलूँगा, बट मेरे घर कोलगेट और दंत कांति तो हुआ क्या श्रेया बताता हूँ मैं आपको एक कहानी कि मैं 5 दिन के लिए बाहर गया था, है ना, तो मिल्क बास्केट में मैंने दंत कांति डाला
अब वो गलती से सब्सक्राइब हो गया, अच्छा वो गलती से सब्सक्राइब हो गया। तो मेरे पड़ोसी ने फ़ोन किया, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? तो 5-7 जो थे ना वो दंतकांति वो इकट्ठे हो गए थे घर में। तो अभी मेरे ख्याल से मेरे पास 3 महीने 4 महीने का स्टॉक है। तो अभी तो मैं दंतकांति यूज़ कर रहा हूँ, 1 साल का स्टॉक हो गया था आपके पास। तो वो 5-7 पैकेट दंतकांति आ गए थे, वो गलती से सब्सक्राइब हो गया था, वो एक डिलीवरी की वजह वो सब्सक्राइब हो गया था। बट एनीवे आई यूज बोथ, आई मीन कोलगेट और दंतकांति। बट यस, पिछले ओवर 1-2 साल देखें तो दंतकांति ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ये नीला पीला बाय मिस्टेक हो गया सर आपका। बाय मिस्टेक। 7 अभी भी बाकी है आपके पास, दंतकांति एंजॉय कीजिए। खैर, ये तो बात हुई कोलगेट की परफॉर्मेंस की। अच्छा, 4 का चौका का भी वक्त हो रहा है। डायरेक्टर साहब कह रहे कि 4 का चौका लिया जाए, तो सस्ता ऑप्शन लेंगे हम अरुण जी से। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे हम मानस जी से, लेंगे सस्ता ऑप्शन। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे रचना जी के पास। चार्ट का चमत्कार लेंगे अरुण जी से, और मिड कैप लेंगे मयूरेश जी से। तो मानस जी, सस्ता ऑप्शन आपका? देखिए, ऑप्शन के लिए एमसीएक्स के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। इसमें भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था, तो यहाँ पे क्योंकि एक ब्रेकआउट है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि 200 रुपए आपको स्टॉक दिखा सकता है। एमसीएक्स का 3050 वाला कॉल ऑप्शन करीब 50 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके स्टॉप लॉसेस 29 रुपीज के नीचे रहेंगे और टारगेट 100 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे M6 3050 की कॉल आपको लेनी है, और एक ट्रेड ये हो गया। उसके बाद पिक करते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार। रचना जी, आप क्या पिक करेंगे? जी, मेरी तरफ से टोरेंट फार्मा में मैं लॉन्ग देना चाहूंगी। दिस इज नॉट फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे के हिसाब से नहीं है ये। आपको 1-2 दिन इसको रखना चाहिए। फ्यूचर्स पे ये 4990 के आसपास है। आप इसमें 4950 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग कर सकते हैं फॉर डिलीवरी ट्रेड। और आपका इसमें 5050 का पहला टारगेट और 5100 का सेकंड टारगेट रह सकता है, और हाई चांसेस की ये कल तक ही आ जाए। टोरेंट फार्मा, ये हो गई रचना जी के पिक एफएनओ सुपरस्टार में। अब अरुण जी, आपका चार्ट का चमत्कार स्टॉक कौन सा होगा? श्रेया जी, आज के सेक्टर ऑफ द डे जो डिफेंस है, डिफेंस में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, तो जीआरएसई में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल बॉलिंगर बैंड कन्वर्ज हो रहा है, मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट चार्ट पे नजर आ रहा है, तो जीआरएसई को खरीदने की सलाह है। 2675 2680 के बीच में खरीदें। 2642 का स्टॉप लॉस रहेगा। कहीं ना कहीं 2780 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है जीआरएसई में आने चाहिए। क्लियर ब्रेकआउट है, पोजिशनल बेसिस के हिसाब से खरीदते हैं तो काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। ओके, गार्डन शिप बिल्डर्स आपकी यहाँ पे कॉल है। मयूरेश जी के पास चलते हैं अब आज के मिड कैप फंडर के लिए। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? उषा मार्टिन, मुझे लगता है कि उषा मार्टिन के पिछले कमाई में वायर रोप इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट्स फॉलोड बाय आरपीसी एंड वायर वॉल्यूम्स। बट सबसे मजेदार बात इनके नंबर्स में 2 चीजें हैं। एक, आई थिंक इन स्पाइट ऑफ स्टील प्राइस वॉलेटिलिटी, जो इन्होंने रिपोर्टेड एबिटा पर टन रिपोर्ट किया है, ये 4200 के ऊपर रिपोर्ट किया है, विच इज द हाईएस्ट इन द पास्ट 5 to 6 क्वार्टर्स। दूसरा, आई थिंक जो कैश बैलेंस इनके बैलेंस शीट पे है, लास्ट ईयर तक ये डेट में कंपनी थी, यहाँ से आई थिंक इन 4 क्वार्टर्स बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड लेवरेज एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसीज, आई थिंक 475 करोड़ की कैश इनके बैलेंस शीट पे जमा हो गई है। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, यूरोप 27%, मिडिल ईस्ट लगभग 15-16% कंट्रीब्यूट करता है, और कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रेड इश्यूज अक्रॉस द ग्लोब, कहीं ना कहीं ये मात्रा शायद अच्छी खासी बढ़ सकती है, जहां पे रियलाइजेशंस और मार्जिन ग्रोथ अच्छी खासी रह सकती है अगले कुछ तिमाहियों में, इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक बिजनेस दैट दे आर प्रॉब्ली केटरिंग टू। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एबिटा मार्जिन से 20-21% के बीच में, आरओईज लगभग 18-19% के बीच में, रेवेन्यू ग्रोथ जो डिसेंट रहनी चाहिए, और तगड़ी बैलेंस शीट, ये सारे एट्रीब्यूट्स मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं। उषा मार्टिन के जो आने वाले तिमाहियों पे भी नंबर्स हैं, ये बेहतरीन हो सकते हैं। Q2 थोड़ा मिक्स्ड रह सकता है बिकॉज ऑफ व्हाट यू सी इन द मिडिल ईस्ट, बट सेकंड हाफ में नंबर्स मेरे हिसाब से काफी शानदार रहने चाहिए उषा मार्टिन। सेकंड हाफ नंबर अच्छे हो सकते हैं उषा मार्टिन, इसलिए पसंद आ रहा है मयूरेश जी को। मिड कैप फंडा में 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख लीजिए। मानस जी ने एमसीएक्स ही चुना है सस्ता ऑप्शन के लिए। 3050 के कॉल ऑप्शन में आपको पार्टिसिपेट करना है। 100 के टारगेट है, 29 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार में टोरेंट फार्मा फ्यूचर्स में खरीदारी की राय रचना जी की तरफ से 5050, 5100 के टारगेट और 4950 का स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार अरुण जी ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स चुना है डिफेंस पैक से, जहां पर दमखम 2780 के टारगेट है, 2642 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में उषा मार्टिन, ये
पसंद आ रहा है मयूरी जी को लंबी अवधि के नज़रिए से। मिड कैप फंडा में डिफेंस पैक की चर्चा हो रही थी तो इस पर खबर भी है और पूरा स्पेस फोकस में है। डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों को बूस्ट मिला है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने 405 स्वदेशी आइटम्स की छठी लिस्ट, 6th लिस्ट जारी की है। किन कंपनियों को होगा सीधा फायदा, ये बताने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण जी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून सर, बताएं। देखिए, दरअसल ये जो 405 डिफेंस इक्विपमेंट की लिस्ट जारी की गई है उसमें सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट बीईएल से खरीदे जाएंगे, जो 227 इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। उनमें से करीब 40 इक्विपमेंट तो आपको दिसंबर 2026 तक खरीदने हैं। उसके बाद अलग अलग किस्तों में सामान बीईएल को सप्लाई करनी है, जो दिसंबर 2032 तक की डेडलाइन है। दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी है वह है आपको एचएएल से करीब 86 डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं। उसके भी अलग अलग समय सीमा तय की गई कि इस समय सीमा तक एचएएल को ये सारे सामान की सप्लाई करनी है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे है बीडीएल से 13 इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं, मिधानी से 7 इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं, जीआरएससी से 7 और बीएमएल से 7 इक्विपमेंट यहाँ पे खरीदे जाने हैं। ये सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जिसका अभी तक जो सरकार है वो दरअसल इंपोर्ट करती है। अब इंपोर्ट की जगह अब इंपोर्ट नहीं करेगी, इन कंपनियों से खरीदेगी, जिसमें एयर प्लेटफॉर्म है, जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के लिए है। इसके अलावा आपको वॉरशिप है, मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रडार्स हैं। ये सारी चीज़ें अब इंपोर्ट नहीं होगा, इन कंपनियों से खरीदा जाएगा। और इनसे करीब जो सरकार का अनुमान है, करीब इससे 3070 करोड़ रुपए का कारोबार इन घरेलू कंपनियों को मिलेगा। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि अब तक करीब 15,700 डिफेंस आइटम जो है उसको इंपोर्ट की बजाय घरेलू कंपनियों से सरकार ने खरीदना शुरू कर दिया है। पिछले 5 साल में करीब 9,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट बिल जो है वो कम हुआ है। और घरेलू सरकारी कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए का अभी तक ऑर्डर दे चुकी हैं मार्च 2026 तक। इस पूरी मुहिम के तहत अब ये छठी लिस्ट जारी की गई है तो जाहिर तौर पर ये रकम और ज़्यादा बढ़ेगी। जी अभी ये महत्वपूर्ण खबर है और जैसे कि लक्ष्मण जी ने बताया कि अगर आप देखें इक्विपमेंट से सबसे बड़ा अगर आप देखें दावेदार होगा इक्विपमेंट्स का बीईएल। लक्ष्मण जी आएंगे हम आपके पास एक खबर के लिए और उससे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा बीईएल पे टेक चेक लेते हैं। मैं बीईएल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीईएल फ्रंट लाइन अगर आप देखें जो कंपनियाँ थी जिसमें सरकारी कंपनियों में पिछले कुछ समय में बड़ा एक अंडर परफॉर्मर रहा है। पिछले कुछ समय में एचएएल में एक अंडर परफॉर्मेंस थी मेरे ख्याल से। उस ये जो दुबई एयर शो में एक दुर्घटना हुई थी उसके बाद से एचएएल में अंडर परफॉर्मेंस थी, लेकिन एचएएल ने उस पूरे फेस को कंपनसेट कर लिया। बट बीईएल स्टिल अगर आप देखें थोड़ा सा स्केप्टिकल सा है। बट मानस एक इसने अटैम्प्ट लिया है बीईएल ने, और मैं कल भी आपसे बातचीत कर रहा था मेरे ख्याल से कल या परसों में, बीईएल धीरे धीरे अब अपने इस डाउन फेज से बाहर निकलता हुआ अपनी स्लोपिंग डाउन चल से बाहर निकल रहा है। आपकी राय क्या है, बीईएल पे फोकस करना चाहिए क्या कुछ दिनों के लिए? वो जो एचएएल बीईएल की प्राइस परफॉर्मेंस में इस पर डिफरेंशियल है फ्रंट लाइन में, क्या वो प्ले करने का टाइम आ चुका है क्या? तो देखिए, पिछले 2 हफ्ते में करीब 30 रुपए की रैली स्टॉक ने दिखाई है और अब ये जिस जगह पर है यहाँ पर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अगर ये 415 के ऊपर सस्टेन होगा तो आपको 435 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ और 200 मूविंग एवरेज के नीचे वापस गया, 407 या 406 के नीचे गया, तो वापस हमें 390 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सस्टेन होना जरूरी है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो जरूर से 406 का स्टॉप लॉस लगाएं। 406 का स्टॉप लॉस लगाइए या फिर मनोवैज्ञानिक आंकड़ा 400 जो होता है उसका स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन बीईएल पे थोड़ा सा नजर रखिएगा। मैं विषय को जरा चेंज करता हूँ। अब हम डिफेंस पे थोड़ा सा बात कर लेंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कुछ देर में और, लेकिन सम्मान कैपिटल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। दरअसल सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पुराने इंडिया बुल्स के प्रमोटर्स के खिलाफ लगे आरोपों के मामले में सीबीआई और ईओआई को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। पूरे मामले को समझते हैं और एग्जैक्टली ये मैटर क्या है और आगे की प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त असीम जुड़ चुके हैं। असीम, जरा बताइए पूरा मामला और अब आगे की कार्रवाई क्या होगी इसके बाद। देखिए, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ ये मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और कहा था कि इस मामले की जांच सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से करवाई जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच के निर्देश दे दिए थे और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इसकी जांच कर रहा था। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। उसमें कहा कि
6 मामले थे जिनकी हमने जांच की थी। 5 मामलों में कोई भी हमको वित्तीय गड़बड़ी नहीं मिली है, लेकिन एक मामले में अंदर हमने ऑलरेडी चार्जशीट फाइल कर दी है, लेकिन सीबीआई को उसकी अभी परमिशन उसको लेना मिलना बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि पूरे मामले की जांच सीबीआई को करनी पड़ेगी। जितने भी 6 मामले हैं उसकी जांच सीबीआई दोबारा से करे। दूसरा ये कहा कि जो छठा मामला जिसकी परमिशन अभी तक जांच करने की नहीं मिली है, तो पीएमएलए कोर्ट उसकी परमिशन उसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर देगा। तो 2 हफ्ते के बाद ये जांच इसकी शुरू हो सकती है। और कहा कि नए सिरे से आप जांच इसकी करिए। तो सीबीआई और ईडी एक नए सिरे से इसकी जांच करेंगे और जो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने एक नई स्टेटस रिपोर्ट इस केस के अंदर फाइल की जाएगी। हालांकि जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है उसका नाम बदल करके अब सम्मान कैपिटल हो गया। और तो सम्मान कैपिटल ने अपना एक स्टेटमेंट भी जारी किया। उसका कहना है कि जो भी आरोप उसके ऊपर लगे थे वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। कंपनी के खिलाफ कोई भी जांच नहीं चल रही है। जो पुराने प्रमोटर्स थे उनके खिलाफ ये जांच चल रही है। और खासतौर पर कि आज इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने भी कह दिया कि इस मामले में कोई केस नहीं बनता, तो कंपनी ने अपना बयान भी जारी कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि आप ये 6 मामलों की जांच दोबारा से करें और स्टेटस रिपोर्ट हमको फाइल करें। बहुत इंपॉर्टेंट खबर। शुक्रिया असीम जी जानकारी के लिए। तो दोबारा से जांच होगी और नई रिपोर्ट आएगी और सब पे क्या डेवलपमेंट होगी असीम से आवाज़ पर आप देखेंगे समझेंगे। लेकिन सम्मान कैपिटल उस खबर के बाद समझ नहीं आता कि कौन सी खबर आई थी, तो नीचे गिरा, उसके बाद से एक ऊपर आया। लेकिन इस खबर को कैसे देख रहे हैं मयूरेश जी, और सम्मान कैपिटल पर क्या व्यू है? नहीं, आई थिंक काफी इफ्स एंड बट्स है, तो आई थिंक थोड़ी और क्लैरिटी आने दीजिए। बिकॉज इफ यू प्रीएम्प्ट और स्टॉक में आप निकल पड़े तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर एडवर्स न्यूज आती है फॉर वट एवर रीजन, तो आई थिंक स्टॉक में एक एडवर्स रिएक्शन भी आ सकती है। तो एक बार न्यूज को पूरी तरह से जेस्टेट होने दीजिए। वैसे काफी बेहतर स्टॉक्स है आउटसाइड सम्मान कैपिटल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सम्मान कैपिटल पर ये व्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 3:15 पर एफएनओ स्टॉक्स की कैश मार्केट में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो उससे पहले हम एक स्ट्रैटेजी लेते हैं। 3 बजे की स्ट्रैटेजी क्या होगी वीरेंद्र जी? और एक बार निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर फिर से। 24,219 यहाँ पर हम कामकाज करें। थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश की है, बहुत ही माइनर सी। क्या क्लोजिंग स्ट्रैटेजी? देखिए श्रेया, मैंने आपको 2 बजे भी वर्ड बाय वर्ड यही कहा था कि क्लोजिंग स्ट्रेटजी यही है कि दिस क्लोज बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर्स। जब हम बात कर रहे थे उस वक्त 2:04 पर निफ्टी का लेवल था 24,193। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 24,127 पे। ये एज पर स्टैट्स जिस तरीके से 24,200 की कॉल बिकी हुई है, 24,200 की पुट बिकी हुई है, मेरे ख्याल से वो ऑप्शन राइटर्स जो इस कैश में भी जा रहे हैं बेचकर, उनका सेंस यही कहता है कि 24,230, 250 से लेकर 24,170 के बीच में एक्सपायरी होगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि आवाज़ के दर्शकों से हमने गुजारिश की थी कि प्लीज़ स्टे आउट ऑफ ऑप्शन विंडो, कैश विंडो इफ़ यूर ऑप्शन राइटर। तो वो चीज़ तो मैं अभी भी श्रेय कहूँगा मैं, ठीक है ना। रही बात पोजिशनल ट्रेड की, ये कल भी अनुज ने कहा था, ये मैं भी आज कह रहा हूँ, रोज़ के रोज़ इस बाज़ार को हम आके अप्रोच करेंगे क्योंकि थोड़े सर्कमस्टेंसेस शेयर डिफरेंट हैं। आप 8 दिन से लगातार गिर रहे हैं। अब आप 200 EMA पे क्लोज हो रहे हैं, सॉरी आप 50 EMA पे क्लोज हो रहे हैं, आप 100 EMA पे क्लोज हो रहे हैं, आप सबसे बड़े पुट राइटर्स की जोन पे क्लोज हो रहे हैं। बैंक निफ्टी कोलैप्स हो रहा है लेकिन 57,200 को वायलेट नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी कोलैप्स हो रहा है लेकिन 57,300 को वायलेट नहीं हो रहा है। तो अभी भी श्रेया इस बात के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हम रेंज बाउंड रहें, और ऐसे में इट्स बेटर कि कल आएँ, फिर एक अप्रोच लें और फिर ट्रेड करें। बट आज के लिए अगर कुछ नेगेटिव चीज़ है श्रेया, तो वो जैसे कि हम शुरू में कह रहे थे, इट्स अ स्लाइट ब्रेकडाउन एंड अ मिनी ब्रेकडाउन इन निफ्टी आईटी। और इस क्लोजिंग में कुछ मत कीजिए, सिंपली इट बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर श्रेया। आईटी पे तो डेंट था ही, और आपकी भाषा में कहूँ वीरेंद्र जी, तो रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। फिलहाल इस मार्केट में यही करना है जो आप अक्सर कहते हैं। राइट। अच्छा, एक और सिरदर्द मार्केट के लिए जो लगातार चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 साल से हम, कि विदेशी निवेश नहीं बढ़ रहा है बाजार में, लेकिन देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार एफडीआई नियमों में कुछ और ढील देने की तैयारी कर रही है। अच्छा, सूत्रों से खबर मिल रही है कि इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है। डिटेल समझ लेते हैं, एक बार फिर से लक्ष्मण जी के पास जाएंगे। लक्ष्मण जी, इस पर क्या खबर आ रही है?
देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ऐलान किया कि हमें फॉर्च्यून 500 में 550 कंपनी भारत की जानी चाहिए, अर्थव्यवस्था की रफ्तार किस ऊंचाई पर जानी है, तो उन सबको एक बड़े पिक्चर से देखें तो सरकार इस तरफ कदम भी बढ़ा रही होगी। सिर्फ ये ऐलान भर नहीं रहने वाला, तो इस तरफ एक बड़ा कदम ये बढ़ने जा रहा है कि विदेशी निवेश की शर्तों को सरकार आसान करने जा रही है, खासतौर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के एफडीआई की शर्तों को। इसमें 2 कदम सरकार उठाने जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। पहला तो ये कि जो अभी कंपनियां होती हैं, इसमें जो विदेशी निवेश लाती हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि कोई पेरेंट कंपनी ने विदेशी निवेश ले आया, लेकिन जब वही कंपनी अपने सब्सिडरी के जरिए निवेश नीचे कर रही होती है तो दोबारा सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी पेरेंट कंपनी को एक बार लेनी पड़ती है, फिर सब्सिडरी यानी डाउन स्ट्रीम कंपनी में निवेश करने पर दोबारा मंजूरी लेनी पड़ती है। तो मंजूरी लेने में समय काफी लंबा लगता है, विदेशी निवेश आने में लंबा वक्त लगता है, एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं रह जाता है। तो सूत्र बता रहे हैं कि अब सरकार इस जरूरत की शर्त जो है उसको खत्म करने जा रही है। प्रस्ताव ये रखा गया है कि अगर पेरेंट कंपनी ने एफडीआई की मंजूरी ले ली है, उसी एफडीआई की रकम में से कुछ रकम उसी सेक्टर में सब्सिडियरी कंपनी के जरिए निवेश करना चाहती है तो सरकार से दोबारा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा कि पेरेंट कंपनी को बड़ी राहत मिलेगी, वो अपने मनमाफिक सब्सिडियरी कंपनी में डाउन स्ट्रीम में जाकर के एफडीआई कर सकेगी, निवेश कर सकेगी। इससे विदेशी निवेश ज्यादा आएगा, जल्दी आएगा। एक और प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है, वो ये है कि अभी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एफडीआई के प्रस्ताव होते हैं तो उसको संबंधित मंत्रालय मंजूरी देता है, फिर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप मंजूरी देता है और फिर ये जाके कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाता है। तो इसमें 1 साल से ज्यादा का वक्त कई बार लग जाता है, एफडीआई के प्रस्ताव लंबे खिंचते चले जाते हैं। तो सरकार इस 5,000 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ा करके 15,000 करोड़ रुपए करने जा रही है। यानी 15,000 करोड़ रुपए तक के एफडीआई आएंगे तो उस एफडीआई के प्रस्ताव को आपको कैबिनेट से मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, संबंधित मंत्रालय ही उसे मंजूरी दे देगा। इससे माना जा रहा है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के एक तस्वीर बढ़ रही है, इकोनॉमी का स्केल बढ़ जा रहा है, विदेशी निवेश की ज्यादा जरूरत है, तो ये नियम जो है इस तरफ ज्यादा मददगार साबित होंगे और प्रस्ताव कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार हो गया है, बहुत जल्द कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे एफडीआई नियम होंगे आसान और अच्छी तरीके से अगर आप देखें सब्सिडी कंपनियों में अगर आप देखें पैसा आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए लक्ष्मण जी। तो महत्वपूर्ण अगर आप देखें डेवलपमेंट है ये, और इसमें हम ये बड़े अगर आप देखें प्रारूप में, इसको छोटे से अगर आप देखें तो नज़रिए से देखना चाहिए। इट्स आई मीन बिग डेवलपमेंट। लेट्स सी कैसे अगर आप देखें प्रोसीड होते हैं, ये कब तक ये नियमों में तब्दील हो जाता है। चलिए अब एक काम करते हैं, बीटीएससी ट्रेड्स को कैरी कर लेते हैं, मतलब कल के लिए यानी फिर बुधवार के लिए हम क्या कैरी करना चाहते हैं। मानस बताइए आप क्या कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे खरीदारी करके जाएंगे। काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। आपके स्टॉप लॉस 2919 के रहेंगे और टारगेट आपको 3075 के सेट करके चलिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। श्रीकांत जी, आपकी ट्रेड कल के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे जो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आ गया है उसे खरीदना चाहिए। उसमें मैनकाइंड फार्मा, ये हमें लग रहा है कि इसे खरीदना चाहिए। इसमें वापस अपसाइड एक्टिविटी देखने मिल सकती है। तकरीबन अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 2390 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर तेजी बनती है तो स्टॉक कम से कम 2450 तक आ सकता है और स्टॉप लॉस जो हमें रखना पड़ेगा वो हम रखेंगे 2370 का। तो 2370 के स्टॉप लॉस के साथ मैनकाइंड फार्मा को खरीदा जा सकता है। 2370 के स्टॉप लॉस के साथ मैनकाइंड फार्मा, ओके। कविता जी, आपका ट्रेड? So Viren ji, Grasim is looking good. Grasim अपने previous horizontal resistance को surpass किया है। Now again उसी पर एक अच्छा support लेते हुए दिखता है। 3280 के level पर closing आते हुए दिखती है। Upside लगता है for BTST it should go around 3320, 3340 के price target बनने चाहिए। Until counter 3225 के ऊपर maintain है। Grasim पर एक BTST ट्रेड है। ओके, गाबर सर आप क्या चुन रहे हैं? मेरा ध्यान है मैक्स फाइनेंशियल पर। मैक्स फाइनेंशियल ट्रेड करें 1586 पर और स्टॉप लगाएंगे करीब 1580 का, 6 रुपीज का। टारगेट होगा 1600। मैक्स फाइनेंशियल MF सेल। मैक्स फाइनेंशियल आपका बीटीएससी ट्रेड है यहाँ पे। रचना जी, आपका ट्रेड?
जी मेरी तरफ से फेडरल बैंक रहेगा जिसको हम लॉन्ग साइड पे प्ले कर सकते हैं फ्यूचर्स पे। हम यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं 357.5 पे और हमारा टारगेट रह सकता है 362 तक का। फेडरल बैंक रचना जी की पिक हो गई। अरुण जी, आपने कौन सा काउंटर देखा कल के लिए? जी शाह जी, सोना कॉम्स में सोना कॉमस्टार में खरीदारी की सलाह रहेगी। सेकेंड डे ऑफ बाइंग नजर आ रही है और क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पे भी नजर आ रहा है। 822 823 के आसपास खरीदे, 810 का स्टॉप लॉस लगाएं, 845 तक के टारगेट्स सोना कॉम में आ सकते हैं। सोना कॉम, ये आपकी बाय कॉल है यहाँ पर। कुल मिला के अगर आप देखिए ट्रेड्स गिने चुने ही हैं। अगर आप सिंपली देखें तो यहाँ पे सोना, फेडरल बैंक, आरबीएल, तो स्ट्रेंथ अगर आप देखें काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ कुछ सेगमेंट्स में। खैर एक काम करते हैं, डीलर्स क्या इस वक्त चूज़ कर रहे हैं इस पूरे बाजार में, और नुपुर से बातचीत करते हैं। डीलर्स के अगर आप रडार पे क्या है, नुपुर बताइए। डीलर्स के रडार पे अपार इंडस्ट्रीज आते हुए नजर आया। हाल फिलहाल में यहाँ पे QIP हुआ था। QIP में काफ़ी फेमस और लार्ज फंड्स के नाम जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए थे और उसके बाद लगातार स्टॉक में डीलर्स की तरफ से बाय रिकमेंडेशन आती हुई नजर आई। स्टॉक ऑलमोस्ट 4% ऊपर है। वॉल्यूम्स भी देखे तो आपको 5 डे एवरेज के ऊपर ही नजर आएंगे और डीलर्स का मानना है कि जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले कुछ दिनों में और ये जो है मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। दूसरा स्टॉक है बॉश। यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। डीलर्स की तरफ से पॉजिटिव व्यू बनते हुए नजर आया है। ऑलमोस्ट स्टॉक ये भी 4% ऊपर है और वॉल्यूम्स देखे तो पिछले 5 दिन और ऑलमोस्ट 30 डे एवरेज के ऊपर ही आपको नजर आएंगे। तो अपार इंडस्ट्रीज और बॉश दोनों को लेकर डीलर्स काफी पॉजिटिव है। बॉश और अपार इंडस्ट्रीज डीलर्स के रडार पर और यहाँ पर खरीदारी की राय। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए। और पर लेकर आइए एक बार ब्रेथ स्क्रीन पर। तो खराबी थी आज। FNO ब्रेथ कैसी थी? जाहिर तौर पर काफ़ी पेन में होगी वीरेंद्र जी। बिल्कुल शायद देखिए, था तो पेन, इसमें कोई दुरा नहीं है। कुछ सिर्फ अगर आप देखें कुछ खास सेगमेंट्स हैं और बास्केट जो अच्छा कर रही हैं। लुक एट शॉर्ट शेयर, आपको मालूम है शायद इट्स 24197 ऑन निफ्टी, यानी ये सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था 29 जुलाई को। 29 जुलाई को आपका ओपनिंग पॉइंट था करीब 24,139 का मोटे तौर पे। यानी हमने एक महीने के अंतराल में एक बार फिर से इसी सीरीज़ में, जो कि सीरीज़ लगभग मेरे ख्याल से 2.5% पूरी हुई है, फिर अपने सारे गेम्स को सेलिब्रेट कर दिया। वो स्क्रीन पे विजिबल है। 121 शॉर्ट, लॉन्ग 37 मात्र, शॉर्ट कवरिंग 17 मात्र और 35 में लॉन्ग मनी, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना, शॉर्ट करना। थोड़ा सा अगर आप देखें सेंटीमेंट खराब लग रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, L&T फाइनेंस, ये दो सबसे बेहतरीन और स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर रहे। बॉश, MCX अलग ही अगर आप देखें तेज़ी यहाँ पर है बदले स्वरूप में। 16 BLW ऑटो बास्केट में, इंसरी बास्केट में अच्छा करती हुई। वोडाफोन आइडिया शॉर्ट कवरिंग अच्छी रही। बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, भारत डायनामिक्स और मजगांव डॉक। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो ये आपका डिफेंस है वो अच्छी शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है। और लास्ट स्लाइड में अगर शॉर्ट बिल्डअप की, इट्स आयनॉक्स पेंट्स, SBI कार्ड, कोलगेट अभी हम बात कर रहे थे, क्रैक होता हुआ इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में। सुज़लॉन, लोरहा डेवलपर्स, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप हो। और अगली स्लाइड में आएंगे जहां पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, उसमें ओपरा रियल्टी, टाटा टैक्सी, पेटीएम, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि विंडो में बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी डिमांड नहीं थी, दैट फैक्टर वो थोड़ा सा चुभता हुआ। बाकी मुतला ओसवाल और हिंदुस्तान जिंक मेटल्स भी आज बैकफुट पे रहे। अच्छा, इस मीनवाइल हम कैश विंडो में एंटर करने वाले हैं। कुछ देर में ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाएगी तमाम उन काउंटर्स में जिस पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। बट उससे पहले अगर आप एक दो स्टॉक्स को और देखिए जहां पे मोमेंटम आज कोलैप्स हुआ। एशियन पेंट्स की लाजमी है कि क्रूड एट 91-92 ये टिकेगा नहीं। आज इसने ऑलमोस्ट अगर आप समझें तो 14 मई के बाद अब तक की जो सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी उसको जाके हिट किया एंड मोस्ट स्पेशली अपने 200 डिमा के आसपास तक किया। एक ये था, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि आज आईटी में कमजोरी रही। लुक एट HCL टेक्नोलॉजीज बिलो 20 डिमा, उसके बाद एम्फेसिस इन मिड कैप आईटी एट 20 डिमा, उसके बाद इन्फोसिस इज बिलो ऑल एवरेजेस। तो आज आईटी में प्राइस डैमेजेस थे। परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में ये 20 डिमा के आसपास क्लोज हो रहा है। तो आज आईटी में डैमेज हुए। निफ्टी आईटी इटसेल्फ इस वक्त 550 पॉइंट डाउन, ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक स्टॉक और लेके आइए जिसमें आई थिंक कोलैप्स आ सकता था लेकिन आया नहीं और लोअर लेवल पे डिमांड बहुत स्ट्रांग थी। एक बार श्रीकांत आपकी रीडिंग क्या कह रही है इंडिगो पर? इट्स डिफरेंट दिस टाइम, इट्स डिफरेंट। ये थोड़ा अलग बिहेवियर है ना। स्ट्रॉन्ग गैप डाउन, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें रिवर्सल, उसके बाद से अपने आप को सस्टेन करना हायर लेवल्स पे। ये 5208 का क्लोज कैसा लग रहा है आपको? समबडी हु इज लॉन्ग, जो लॉन्ग है इस पे।
नहीं बिल्कुल आज वीरेंद्र आपने बिल्कुल सही कहा कि लोअर लेवल से डेफिनेटली एक रिकवरी हमें देखने मिल रही है, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि जैसे ये पुल बैक जो है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म पुल बैक हो सकता है, जो अभी तकरीबन 5,200 के करीब है, ये शायद 5,300 5,350 तक आ सकता है, लेकिन उसके बाद वापस लगता है कि वापस ये एक बार 4,800 या 4,900 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। तो एक जिगजैग पैटर्न नजर आ रहा है और करंट लेवल से एक शायद अगर ये जो पुल बैक दिख रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने के बजाय अगर हायर लेवल्स पे अगर कुछ शॉर्ट पोजीशन अगर बनाने के लिए अगर मौका मिलता है तो बनानी चाहिए। ग्लोब एविएशन पर ये व्यू आता हुआ। चलिए अब मात्र चंद सेकंड रह गए हैं एफएनओ स्टॉक्स की कैश मार्केट में ट्रेडिंग बंद होने के लिए, तो फटाफट से इस वक्त की क्लोजिंग देख लेते हैं। ओवर टू यू वीरेंद्र जी। बिल्कुल श्रेया, रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले अगर आप देखें 10 मिनट में थोड़ा सा प्रेशर में आया है, करीब करीब बस 10-1 रुपये इसने सरेंडर किए, तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ा है। निफ्टी 24,175 यानी डेलो की ट्रैजेक्टरी, हालांकि अभी भी डेलो से थोड़ा सा ऊपर है, बट उसको हिट करता हुआ थोड़ा रिलायंस का इम्पैक्ट है। और थोड़ा सा आपका निफ्टी बैंक जो है वो जो कि करीब करीब 57,400 की ट्रैजेक्टरी में था, थोड़ा सा वो ट्रिम हुआ है। रिलायंस अपने गेंस सरेंडर किया, लेकिन निफ्टी आईटी सरेंडर हुआ, निफ्टी बैंक सरेंडर हुआ। मिड कैप्स और स्मॉल कैप बैकफुट पे थे, आईटी डिसाइसिवली बैकफुट पे था। ब्रेथ इवनली पॉइज्ड है, बट अब हम एंटर कर रहे हैं कैश विंडो में। लेट्स सी, कल पहली बार ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें कैश विंडो फ्रीज हो चुकी है, मतलब इंडेसेस जो है वो आपकी स्क्रीन पर, और अब सिर्फ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इन स्टॉक्स के वो ट्रेड करेंगे। फार्मा साइडवेज, ऑटो साइडवेज स्लाइटली विद अपटिक्स, डिफेंस स्टार परफॉर्मर 109.2 पर 9951 पे याद रखिएगा। निफ्टी डिफेंस जो था वो ऑल टाइम हाई पे आज क्लोज हो रहा है। बैंक्स बैकफुट पे, फाइनेंशियल्स बैकफुट पे, पीएसयू बैंक्स डिसाइसिवली बैकफुट पे, इनका ज़्यादा कोरिलेशन होता है ग्रोथ से। कैपिटल मार्केट थीम फ्लैट, मेटल्स बैकफुट पे, एफएमसीजी बैकफुट पे, आईटी आज सबसे खराब प्रदर्शन 2% नीचे लगभग। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें एशियन पेंट्स, जैसे कि मैं कह रहा था कि मई के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, पीवी, एक्सेल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, पूरा आईटी लाइंड अप है यहाँ पर। लूजर्स के साइड में टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल। हैवीवेट्स आज दिक्कत में थे, बट इट्स ओनली एक्सिस बैंक, सुबह बाय कॉल भी थी उस पर। मैक्स हेल्थ केयर, एमएनएम, ग्रासिम, पावर ग्रिड, ट्रेंड और रिलायंस, इन्होंने कुछ डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट किया। बट लुक एट निफ्टी 24,165 पे अभी भी मेरे ख्याल से अगर शेयर ये क्लोज है कैश विंडो में इज नाउ बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस। अब लेट्स सी, कैश के बाद हम कहाँ जाके एडजस्टेड क्लोज देखते हैं, बट 24,165 जिसको मैं रेंज को लेकर चल रहा था 24,170 की, ठीक उसके लोअर एज पे है। बट लेट्स सी कैश विंडो क्या करती है। बट टेक्निकली बैंक निफ्टी स्टिल रेंज बाउंड, बट निफ्टी आईटी शेयर आउट ऑफ कंट्रोल एज ऑफ नाउ ऑन द डाउनसाइड, नीचे की तरफ शेयर। डेज लो पर 24,165 इसका आज का इंट्राडे लो, और वहीं पर इनफैक्ट यहाँ पर क्लोजिंग दिख रही है। अब देखते हैं इंडिकेटिव क्लोजिंग 3:20 पर हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को, तो वो दिखाएंगे और फिर कंपैरिजन किया जाएगा। लेकिन एफएनओ काउंटर्स की कैश मार्केट में ट्रेडिंग अब बंद हो गई है। अब फ्यूचर्स के ही प्राइसेस देखेंगे और कुछ काउंटर्स देखते हैं जहाँ पे फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आएगी। अच्छा, बायोकॉन रखेगा एक बार स्क्रीन पर, और सुबह गाबासन ने भी पिक किया था, एक और पैनल ने पिक किया था। यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और करीब आप देखिए 1.5% ऊपर है। ये वोडाफोन आइडिया तो चुना भी गया हमारे पैनल द्वारा। एक बार बीडीएल रखिएगा स्क्रीन पर, और बीडीएल का फ्यूचर्स दिखाइए मुझे। बीडीएल कहाँ पर है फ्यूचर्स में? अगर आप देखें तो यहाँ पर भी करीब 1393 कैश में, लेकिन ऑलमोस्ट 1399 यहाँ पर अच्छा मूव आता हुआ। और एक बार गाबा से बीडीएल आप ही देख लीजिए, अच्छा मूव पूरे डिफरेंस पैक में, और फ्यूचर्स में यहाँ पे खरीदारी होती हुई। क्या करना चाहिए? बाय कर सकते हैं बीडीएल को। अब ट्रेड करें 1393 के आसपास बीडीएल, स्टॉप लगाएंगे 1350 के करीब, 43 रुपीज है, लेकिन टारगेट 1450 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक बाय मोड अपमूव मिला है, अब पॉज मोड में, लेकिन पॉज में स्ट्रेंथ है बीडीएल, तो लेने लायक है बीडीएल। बीडीएल, अच्छा ये बात हो गई बीडीएल की, डिफेंस स्पेस की। अभी तक अगर आप ओएमसीज को देखें वैसा क्रैक नहीं हुई जितना 91 के क्रूड पर अगर आप देखें लास्ट टाइम क्रैक हुई थी। याद रखिएगा जब 28 फरवरी को ये वॉर शुरू हुआ था, बीपीसीएल इसका भाव था करीब 390 के आसपास, और इमिडिएटली ये आ गया 260 पर।
बट उस प्रकार का कोलैप्स, उस प्रकार की अनवाइंडिंग, उस प्रकार की शॉर्टिंग अभी तक ओएमसीज में नहीं हुई है। लुक एट बीपीसीएल अभी भी 311 पर। माना से आपकी राय क्या कहती है? ये अब आप देखिए मोटा मोटी सारे ऑड्स के बीच में क्रूड, जैसे कि वो सुबह अनुज की कमेंट्री में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया था, अगेंस्ट ऑल ऑड्स क्रूड 91-95 के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा है। ओएमसीज को देख के आपको लगता क्या है? ये ज्यादा चलने को तैयार हैं या फिर ज्यादा गिरने को तैयार है? आई मीन मैं आपसे कोई ट्रेड नहीं मांग रहा हूँ, बट प्लेसमेंट का उल्लेख कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, अगर आप अप्रैल से देखें तो जब भी कोई रैली हमने देखी है ओएमसीज में, पीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए जब तक आपको एक क्लियर कट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को ना मिले। इन सब स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर आप स्पेशली बीपीसीएल की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बीपीसीएल वापस करेक्ट हो सकता है और शायद आपको नीचे की तरफ 295 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बीपीएससीएल देखिए अवॉइड करने की राय फिलहाल, और ये भी डेज लो पे। फ्यूचर्स में कौन कौन से स्टॉक्स डेज लो पर अभी फिलहाल? बैंक ऑफ बड़ौदा रखेगा डेज लो, मैं देख पा रही हूँ उसको, फ्यूचर्स में नजर आएगा आपको। उसके अलावा कैनरा बैंक रखेगा, ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी काफ़ी नीचे। कैनरा बैंक भी आपको डेज लो पर नजर आएगा फ्यूचर्स में। ओरेकल फाइनेंशियल फ्यूचर्स में, और एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स रखेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आपको फ्यूचर्स में डेज लो पर नजर आएगा। और दूसरी तरफ अगर रख पा रहे हैं चार्ट रैडिको खैतान का फ्यूचर्स का, तो वो देखिए किस तरीके से दोनों स्टॉक एक ही स्पेस से लेके, जहां यूनाइटेड स्पिरिट्स आपको डेज लो पर नजर आएगा फ्यूचर्स में, रैडिको खैतान डेज हाई पर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये अरुण जी इस काउंटर को क्या हो गया? देखिए, डेफिनेटली यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन्वेंट, रैडिको दोनों में ही देखे तो दोनों में ब्रेकआउट के संकेत थे, पर आज एक रिवर्सल का संकेत देखने को मिल रहा है। स्टिल अभी भी मुझे लग रहा है 1510 1520 का एक जो सपोर्ट है, अगर वो होल्ड कर जाता है तो स्टॉक का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो जिनकी लॉन्ग पोजीशन है उनको स्टॉप लॉस जो लगाना चाहिए 1515 स्पॉट का लगा के रखे। 1515 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ये व्यू आता हुआ। अच्छा, कैश मार्केट की भी क्लोजिंग अब 9 मिनट रह गई है, तो कुछ कैश काउंटर्स बताती हूँ जहाँ पर अच्छी तेजी थी आज के सेशन में। जेनटेक रखेगा जो कि 6% ऊपर रहा आज के सेशन में। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स शायद पैनल ने पिक भी किया था, ये भी 6.5% ऊपर रहा। एजिस लॉजिस्टिक्स 6% ऊपर रहा। वेल्सपन लिविंग 6% ऊपर रहा, यहाँ पर अच्छे मूव थे। एक्विटास रखेगा स्क्रीन पर, ये 6% ऊपर। श्नाइडर यहाँ पर अच्छे मूव्स थे। अपार इंडस्ट्रीज चला 4%। क्राफ्ट्समैन यहाँ पर अच्छा मूव। तो काफ़ी काउंटर्स जहाँ पर कैश मार्केट में भी अगर आप देखें तो अच्छी बाइंग नज़र आई है। एक बार मुझे एजिस लॉजिस्टिक्स दिखा दीजिए, और ये पर्टिकुलर काउंटर आप देख लीजिए कविता जी। कैश का एक काउंटर, इसने भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं कुछ वक्त कैश मार्केट की क्लोजिंग होने में। यहाँ पर क्या व्यू? एजिस लॉजिस्टिक को वीकली चार्ट पे देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिखता है इस काउंटर पे। तो जिनकी भी पोजीशनिंग है वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में रह सकते हैं। 1345 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। चलिए, अब इस बीच आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में जेएम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट से रिसर्च हेड सीनियर फंड मैनेजर इक्विटी के दीपक गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मेरे ख्याल से मेरी आपसे ये पहली बातचीत हो रही है ना? उम्मीद करते हैं ये बातचीत का दौर लंबा चलेगा। लेकिन दीपक जी, एक पेन का फेज चल रहा है ना? इस आपके यहाँ से आशीष जी आते हैं, राहुल शर्मा जी आते हैं, मेरे ख्याल से आप पहली बार आपसे बातचीत हो रही है। एक पेन का दौर चल रहा है ना? हमारे पास एक निफ्टी आईटी था, एक एडवांटेज था पिछले 2 महीने में, जिसको हम कैरी करके एटलीस्ट एक ऊपर की राह अपनी बिल्ड कर रहे थे। बट सडनली एआई रैली का फिर चलना, क्रूड का फिर 91-92 की ट्रैजेक्टरी को छूना, वो मोमेंटम नहीं बिल्ड हो पा रहा है। आप कैसे प्लेस्ड हैं इस बाजार को देख क्या कर रहे हैं? आपके पास ट्रिगर्स का अभाव है, अर्निंग्स चली कोई इवेंट्स है नहीं, हम जा किस तरफ रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में पिछले 1.5 साल में कुछ खास
पैसा नहीं बन पाया है। और उसकी वजह यह है क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली एफआईआई का सेलिंग चल रहा है, और एफआईआई का सेलिंग जब तक मार्केट में कंटिन्यू रहेगा, मार्केट को ऊपर जाने में चांसेस उनके काफ़ी कम रहेंगे। बट आपने देखा होगा पिछले 3-6 महीने में एफआईआई का सेलिंग जो हुआ करता था वो काफ़ी कम हो चुका है, और ये मार्केट को काफ़ी सपोर्ट दे रहा है। गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स इनिशिएट किए जैसे एफसीएनआर डिपॉजिट्स, जिससे करेंसी को काफ़ी स्टेबिलिटी मिल चुकी है। तो हमें ये लगता है कि अभी मार्केट में आपका डाउनसाइड काफ़ी कम है, मार्केट में आपकी अपसाइड अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस भी मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स देख लीजिए, दोनों इंडेक्स ने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं। ये आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जूनियर निफ्टी इंडेक्स जो नेक्स्ट निफ्टी है उसने भी डबल डिजिट रिटर्न दिए है, एंड वो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग इंडेक्स रह चुका है फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो हमें ये लगता है कि अभी मार्केट में डाउनसाइड कम है, इन्वेस्टर को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ट्रिगर्स आएंगे इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट सीजन काफ़ी स्ट्रांग रही है, अर्निंग्स अपग्रेड हुए हैं काफ़ी सेक्टर्स में, काफ़ी कंपनियों के अंदर। हमारी इंटरेस्ट रेट्स अभी भी कम है, ऐसा लग नहीं रहा है कि हम एक और इंटरेस्ट रेट हाइक होगा अगले 2-3 मॉनेटरी पॉलिसीज में, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी कंट्रोल में है। एंड जैसे ही वॉर का इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाए, अगर क्रूड में थोड़ी सी भी गिरावट आएगी तो उससे मार्केट को काफ़ी बेनिफिट ही मिलेगा। तो हमें ये लगता है कि अभी आपका डाउनसाइड मार्केट में काफ़ी कम है, अपसाइड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको दे शुड स्टे इन्वेस्टेड। ये मौका नहीं है मार्केट में से निकल जाने का, ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है मार्केट में कि सब अपना इक्विटी एलोकेशन थोड़ा बढ़ाए, क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 साल में रिटर्न ज़्यादा कुछ दिए नहीं है, और आगे रिटर्न्स बनने के आसार काफ़ी हाई लग रहे हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। इन्वेस्टर्स का मन तो आपने गदगद किया ही होगा, क्योंकि आपने कहा कि अब अपसाइड की गुंजाइश दिखती है भारतीय बाजार में, लेकिन क्या ये एफआईज के निवेश के बावजूद भी होगा? हालांकि सरकार काफ़ी कदम उठा रही ताकि विदेशी निवेश बढ़े भारत में, लेकिन पिछले 2 साल से एफआईज ने भारत को देखा ही नहीं। अब जिस तरीके से सरकार फोकस कर रही है, क्या एफआईज फिर से लौटेंगे मार्केट में, और अगर हाँ तो फिर किस तरीके से, कौन से स्पेस आपको लगता है वहाँ पर फोकस बढ़ेगा? देखिए, आप एफआईआई का देखिएगा, एफआईआई वही मार्केट में जाते हैं जहाँ पे उनको अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा दिखती है। अगर आप कोरिया और ताइवान मार्केट की अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में, ये 30-35% से ज़्यादा उनकी अर्निंग्स ग्रोथ हुई है। एआई एज अ ट्रेड उनके लिए बहुत बहुत अच्छा काम किया है, जब हमारे पास एआई नहीं है। 2024 से 2025 में कंटिन्यूसली अर्निंग्स डाउनग्रेड देखी है। इसके वजह से एफआईआई का सेलिंग काफ़ी बढ़ गया था। तो पिछले तीन क्वार्टर से हमारी अर्निंग्स काफ़ी रेजिलियंट हो चुकी है। एनएसई 500 की अर्निंग्स 10% से ज़्यादा कंसिस्टेंटली हो रही है पिछले 3 क्वार्टर से। उससे एफआईआई का अभी आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने में सेलिंग काफ़ी कम हो चुका है। एक और बात है जो इंडियन मार्केट्स को थोड़ा ऊपर लेकर जा नहीं पा रही है, क्योंकि हमारे प्राइमरी मार्केट का इशुएंसेस काफ़ी हाई है। अगर आप देखेंगे पिछले ये साल में अप्रैल से ऑलमोस्ट अबाउट $30 बिलियन हैज बीन रेज्ड इन प्राइमरी मार्केट हो या क्यूआईपी हो या ओएफएस हो, तो काफ़ी न्यू पेपर मार्केट में इशू हुआ है। उसके वजह से काफ़ी लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट से काफ़ी कम हो चुकी है। बट अभी ऐसा लग रहा है कि अगर अर्निंग्स हमारा कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता रहेगा, और आप ये देखिए कि Q1 की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन काफ़ी सबड्यूड थी, क्योंकि Q1 जो हमारा क्वार्टर भी पिछला क्वार्टर गया, वहाँ पे हमने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी हाई थे, गैस प्राइसेस काफ़ी हाई थे, कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो चुके थे। तो सबका ये विचार था कि Q1 की अर्निंग्स काफ़ी ख़राब होगी, पर इतने बुरे सेटअप के बाद भी अर्निंग्स काफ़ी ठीक ठाक रही है। तो एफआई का सेलिंग इंटेंसिटी अभी कम हो चुका है, और जैसा आपने देखा ही है, कोरिया ताइवान मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो गए हैं। एक दिन में उनके मार्केट 5-10% मूव होते हैं। इस टाइप की वॉलेटिलिटी काफ़ी इन्वेस्टर्स झेल नहीं पाते हैं, इंक्लूडिंग एफआईआईज। तो उनका एलोकेशन जो इंडिया में अभी अंडरवेट है,
वो अंडरवेट से थोड़ा बढ़ने के आसार उसके काफ़ी हाई है, और जब बढ़ेगा वो सेगमेंट्स में जाएगा जहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ आपको काफ़ी काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है। उनमें से एक सेक्टर हो सकता है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आप देख रहे हो कि क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। क्रेडिट ग्रोथ जो बैंकिंग सेक्टर की जो 10 से 12% थी, अभी वो 15 से 18% के आसपास आ गई है। इसके वजह से इन कंपनीज बैंक के अगले 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 1 या 2 क्वार्टर्स के नंबर्स हमें लगता है काफ़ी ठीक ठाक आएंगे। ऑल्सो एफसीआईआर डिपॉजिट्स काफ़ी बैंक्स ने रेज किया है, उससे उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा नीचे आएगा, तो उनका निम मैनेजमेंट करना काफ़ी काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एक वो सेक्टर है जहाँ पर एफआईआई के बाइंग आ सकती है अगले 3 से 6 महीने में। अनदर सेक्टर जहाँ पे हमें लगता है कि एफआईआई कंटिन्यूसली इंटरेस्ट दिखाएंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाहे वो इंडस्ट्रियल्स ले लीजिए, चाहे वो कैपिटल गुड्स ले लीजिए, ये सेक्टर में अभी भी उछाल आने के काफ़ी आसार है, क्योंकि ये सेक्टर के अंदर कंसिस्टेंटली ऑर्डर बुक कंपनीज की बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपना ऑर्डर बुक बढ़ाया है, उन्होंने अपना ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव किया है और एबिटा मार्जिन सस्टेन किया है। तो वो काफ़ी कंपनीज में अर्निंग्स अपग्रेड हुए हैं। तो हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ये 2 सेक्टर्स हैं जहाँ पे एफआईआई का कंटिन्यूस बाइंग आने के चांसेस काफ़ी हाई है अगले 3 से 6 महीने में। चलिए दीपक जी, मैं अभी आपके पास आता हूँ। अभी 1-2 प्रश्न आपसे और लेने हैं। मीनवेल हम जरा एक बार देखते हैं, जरा इंडिकेटिव प्राइस लिखे आइएगा। इट्स 24148। अच्छे में क्लोज किस तरफ आता है? 24,166। देखिए डायरेक्शनली ट्रेड में कुछ था नहीं, बट ये क्लोज अगर आता है तो ये क्लोज होगा अगस्त के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे। ये क्लोज होगा एवरेजेस के लिहाज से सारे एवरेजेस के नीचे, तो वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो डिसअपॉइंटिंग है। और हालांकि हमने शुरुआत की थी कार्यक्रम की करीब 24,190 पे। इट्स एज ऑफ नाउ इट्स 24,166। पॉइंट्स के लिहाज से हार्डली 30 पॉइंट्स, कोई बड़ी बात नहीं है, बट निफ्टी बैंक वहीं पर ही है। बट हाँ, जहाँ तक इस क्लोज का सवाल होगा, अगर ये ऐसा आता है तो आप लगभग आप समझिएगा कि आप सारे एवरेजेस के 10, 20, 100, 250 सब के नीचे बंद होंगे। कैश विंडो क्लोज, मार्केट क्लोज। अब जरा आइए एक बार निफ्टी पर। इट्स 24154, 24,166 में हार्डली डिफरेंशियल है नहीं, 11 पॉइंट का, यानी कंप्लीटली शायद जो मैं आपको 2 बजे बात कर रहा था ना, दिस एक्सपायरी कंप्लीटली उनके हाथ में गई जो ऑप्शन राइटर्स थे। कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं था। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। एडजस्टेड क्लोज करीब करीब कितने पे है? 57,262 पे, अगेंस्ट 308, 45 पॉइंट का डिफरेंस। सेंसेक्स में 90 पॉइंट का। तो इंडेक्स के ट्रेडर के लिए याद रखिएगा, जो फ्यूचर्स शॉर्ट या लॉन्ग करते हैं, बहुत कुछ नहीं था। कंप्लीटली हमें सुबह 24,200 की ट्रैजेक्टरी मिली, हम 24,154 के आसपास क्लोज हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 24,200, 24,150 का जिन्होंने जोड़ा बेचा होगा उनके हक में ये क्लोज था। तो शांत रहा एडजस्टमेंट और शांत रहा वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो 1-2 प्रश्न और अभी यहाँ से दीपक जी से बात करते हैं। दीपक जी, प्राइस जैसे एक होता है ना, एक कहते हैं अंडर परफॉर्मेंस, एक होता है अगर आप देखें आप इंडेक्स को बीट करने का पोटेंशियल जहाँ पे रखते हैं, वो कौन कौन से स्पेस हैं? आपने एनबीएफसीज का जिक्र किया। अभी जिस प्रकार का एग्रेशन अभी डिफेंस स्पेस में दिखाई दे रहा है, क्या डिफेंस के पास पोटेंशियल है क्या इस वक्त अगले 3-4 महीने किस प्रकार के एग्रेशन दिखाने का? और आपके पीएमएस में डिफेंस को आपने कितने स्पेस प्रोवाइड किया है? सर पहले तो हम म्यूचुअल फंड है और हमारे पीएमएस की अलग टीम है। हमारे म्यूचुअल फंड में हम डिफेंस सेक्टर पे हम काफी क्षमा चाहूँगा दीपक जी, पहले तो क्षमा चाहूँगा, मेरे जहन में एकदम से वो आशीष वाला डेजिग्नेशन रह गया था, मैं क्षमा चाहूँगा। नो प्रॉब्लम। तो सर म्यूचुअल फंड के हमारे फंड्स के अंदर डिफेंस सेक्टर पे हम काफ़ी मीनिंगफुली ओवरवेट है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, डिफेंस सेक्टर में वैल्यूएशंस काफ़ी तेज़ है, तो आपको कंपनी स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है फॉर कंपनीज जो अपना टॉप लाइन मीनिंगफुली आगे बढ़ा सके। डिफेंस सेक्टर में एक पॉजिटिव चीज़ है कि सब कंपनीज के पास मीनिंगफुल बड़ी ऑर्डर बुक है, तो ऑर्डर बुक को कितने फास्ट वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट करते हैं उनका बॉटम लाइन कितना जल्दी ग्रो हो सकता है। तो जो कंपनीज अपने बॉटम लाइन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, वो कंपनीज के शेयर्स के प्राइजेज में उछाल आ सकते हैं।
तो डिफेंस सेक्टर में डेफिनेटली ओवरवेट होना चाहिए, पर हमें ये लगता है कि जो सेक्टर अगले 3 से 6 महीने में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है वो है हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। आप ये देखिए कि वो सेक्टर को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है करेंसी डेप्रिसिएशन का, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन क्योंकि काफ़ी हेल्थ केयर कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और उनको करेंसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है क्योंकि उनकी इनकम होती है डॉलर्स में जबकि उनके खर्चे होते हैं रुपीज़ के अंदर। तो वहाँ पे आपका मार्जिन एक्सपेंशन के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। ऑल्सो काफ़ी कंपनीज जो हेल्थ केयर वर्टिकल में है उन्होंने अपनी बैलेंस शीट काफ़ी डीलेवर कर दी है, उनके पास ज़्यादा डेट नहीं है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट कोई मीनिंगफुल नहीं है। काफ़ी कंपनीज कैश के ऊपर बैठे हैं, तो उनके अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं अगले 6 से 12 महीने के अंदर, और उनका वैल्यूएशन इतना महंगा भी नहीं है कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट। तो हमें लगता है कि हेल्थ केयर वर्टिकल में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बन सकते हैं अगले 6 से 12 महीने के अंदर। हेल्थ केयर वर्टिकल आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, यहाँ पर फोकस रहेगा। लेकिन दीपक जी, आपका न्यू एज स्टॉक्स या इंटरनेट कंपनीज को लेकर क्या नज़रिया है? पेटीएम में हमने आज को छोड़ दीजिए क्योंकि ब्लॉक डील की वजह से थोड़ा प्रेशर है, लेकिन अच्छा चलता हुआ देखा, इटर्नल के नंबर्स थे, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी थी। ये न्यू एज स्पेस काफ़ी स्केप्टिकल रहते हैं लोग इस स्पेस को लेकर, आप किस साइड है? मैम, हमें ये लगता है कि पब्लिक मार्केट्स ऐसी जगह है जहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉफिट कमाने की क्षमता है, आपके पास विजिबिलिटी है कि आप ब्रेक इवन जितना जल्दी कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं सूनर रैदर देन लेटर, तो फिर उन कंपनीज को मार्केट कैप मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी एग्जाम्पल्स आपने बताए, ये सब कंपनीज के शेयर प्राइस चलने लगे जब उन्होंने विजिबिलिटी दिखाया कि उनके पास प्रॉफिट कमाने की क्षमता है, और उन्होंने ब्रेक इवन किया अपने पीएनएल में और उन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू किया। तो आई थिंक न्यू एज कंपनीज को भी वही लेंस से देखना चाहिए कि जहाँ पर भी प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हैं, जहाँ पर एड्रेसेबल मार्केट काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर वो अपना टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी हाई रख सकते हैं और और उनके और अपने खर्चे को मैनेज कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिकॉज बॉटम लाइन लिस्टेड मार्केट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्राइवेट मार्केट्स में आपको टॉप लाइन की वजह से वैल्यूएशन मिलती है, बट पब्लिक मार्केट्स में आपको प्रॉफिट के ऊपर वैल्यूएशन मिलती है। तो जो भी न्यू एज कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है वो कंपनीज है जो काफ़ी प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखा रही है अपने नंबर्स में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस बातचीत में शामिल हुए। और दीपक जी, आज आपसे पहली बातचीत बहुत अच्छी रही और उम्मीद करते हैं निकट भविष्य में आपसे एक बार फिर से बातचीत होती रहेगी। और मेरी गलती के लिए माफ़ी क्षमा चाहूँगा, मैं आपसे एक बार फिर से पीएमएस दिमाग में रह गया। चलिए अब एक काम करते हैं, लौटते हैं एक बार फिर से बाजार पे और क्लोज इट्स 24154 फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी करीब 57,262। तो श्रेया, इस क्लोजिंग के साथ दो चीज़ें नहीं खुल गई। निफ्टी आईटी के लिए आप 20 डिमा के नीचे, निफ्टी के लिए आप सारे एवरेजेस के नीचे, और निफ्टी का जो चैनल था जो एक समय करीब 24,500 से 300 का था, वो अब 300 से 200 का कल हो गया। अब वो चैनल जो है वो और नीचे खिसक गया है। नाउ टेक्निकली और अगले वीक के कॉल आइटर्स को देखते हुए जरा प्लीज़ जरा अगले वीक की कॉल लेके आइएगा। 24,200 की कॉल और 24,000 की पुट, आपकी एक नया जोन खुल गया श्रेया, जिसमें अब आपको ट्रेड करना होगा 24,200 से लेकर 24,000 के बीच में। और एक सेटबैक आपको देखा गया है निफ्टी आईटी श्रेया। निफ्टी आईटी तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका देकर गया। अब कुछ चुनिंदा स्टॉक्स देख लेते हैं फ्यूचर्स में जो आज मतलब लास्ट में हरकत में आए हैं। एक बार फिर से रखिएगा सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, और ये फ्यूचर्स का रेट ही रखिएगा ऑब्वियसली। डेज हाई तो नहीं, लेकिन वही के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है 827 के लेवल पर फ्यूचर्स में। फोर्टिस हेल्थ केयर एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, और हेल्थ केयर स्पेस की चर्चा हो रही थी। फोर्टिस हेल्थ केयर अगर आप देखें तो डिप आया था, उसके बाद फिर से बाइंग, कैश में 916 में क्लोजिंग थी, लेकिन फ्यूचर्स में देखिए 921 के लेवल पर क्लोज हो रहा है। आरबीएल बैंक रखिए, अरुण जी ने पिक भी किया था यहाँ पर फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट अगर आप देखिए डेज हाई तो नहीं, लेकिन आरबीएल बैंक फ्यूचर्स में एकदम लास्ट में हरकत में आया। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस रखिएगा, जो कुछ हरकत में आए हैं स्टॉक्स लास्ट मोमेंट पे उसका जिक्र कर रही हूँ। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इसने भी इन ग्रीन आने की कोशिश की। पावर ग्रिड रख दीजिएगा एक बार स्क्रीन पर, हालांकि कोई बड़े मूव्स नहीं है इन सारे काउंटर्स में, लास्ट में हरकत में आया है। एक बार मुझे फोर्टिस हेल्थ केयर पे चार्ट चेक लेना है।
फोर्टिस हेल्थ केयर और गाबा सर आप भी बता दीजिए, क्योंकि अभी हेल्थ केयर स्पेस की चर्चा हो रही थी, फ्यूचर्स में 921 पर है। एक्चुअली परसों एक अच्छा अपमूव मिला था, आज एक थोड़ा अपमूव मिल रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये नो ट्रेड जोन पर है फोर्टिस। अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं, स्टॉप लगाना बहुत जरूरी रहेगा और वो रहेगा करीब 905 का। अब ट्रेड कर रहा है 916 का, मतलब करीब 11 रुपए का स्टॉप लगेगा। अगर अपमूव मिलता तो 940, तो एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड विद स्टॉप फोर्टिस हेल्थ केयर। फॉरेस्ट हेल्थ केयर करीब 921 पे, तो ये वो स्पेस जो थोड़ी बहुत यहाँ बाइंग थी। अच्छा, एक बार आज मोमेंटम क्रैक होने वाले स्टॉक्स पे आइए। मेरे ख्याल से अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो कल की प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। FSN ई कॉमर्स नायका जो है वो आज 320 पर, आप ये समझिएगा कि ये भी ऑलमोस्ट अगस्त सीरीज के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे, बिलो 10, बिलो 20, और एक स्लाइट चांसेस है कि यहाँ पर दो बड़े एवरेजेस का, शॉर्ट टर्म एवरेजेस का माफ कीजिएगा, 10-20 का एक नेगेटिव क्रॉस ओवर हो, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर अगर आप देखिए दिक्कत थी। और IT में दिक्कत रही भी, कैपिटल मार्केट थीम में थोड़ी सी अनवाइंडिंग थी, और एक क्रैक था पॉलीकैब में, इसका मोमेंटम बिल्ड कर रहा था, रेंज ब्रेकआउट के चांसेस थे, ये कोलैप्स हुआ। सुजलॉन में एक जो कल मूव आया था वो भी कोलैप्स हुआ, और आज के अगर आप देखें तो बड़े क्रैक होने वाले काउंटर्स में SBI कार्ड्स भी रहा, और स्ट्रेंथ जहाँ पे थी उसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, आई मीन टुवर्ड्स क्लोज भी अपनी मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद, कॉन कॉल के बाद शानदार क्लोज यहाँ पे। और NBFCs में अगर आप देखें तो L&T फाइनेंस 325.80, ये अपने करियर हाई के बेहद नज़दीक क्लोज हुआ। इसका बेस्ट क्लोज जो था इससे पहले जो था वो 6 जुलाई का था, जहाँ पे ये करीब 336 पे, बट पोस्ट अर्निंग्स थोड़ा सा क्रैक हुआ था ये काउंटर, इट्स 325.80। आज की विन विन सिचुएशन रही MCX की भी, ये भी अगर आप देखें इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, यानी मई 26 के बाद अब तक के हाईएस्ट लेवल पे। बैंकों में लीडरशिप आज एक निजी बैंक के पास रही है, दैट वाज एक्सिस बैंक, बट याद रखिएगा ये एक रिवर्सल ट्रेड रहा। एक्सिस बैंक स्ट्रेंथ नहीं थी आज, इसने हार्डली 10 डे क्रिएट किया, 20 डे हाई क्रिएट किया, बट एक्चुअल में जो मोमेंटम था ना वो RBL में था, एक्चुअल में जो मोमेंटम था वो फेडरल बैंक में था। वो दो बैंकिंग काउंटर्स, फेडरल बैंक करीब 3.4% ऊपर रहा। शेयर ने फोर्टिस का जिक्र कर ही दिया तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बट लुक एट लिकर स्पेस। लिकर स्पेस में आज 4712 पर रेडिको खेतान ऑल टाइम हाई पे, और ये मात्र 15 अप्रैल से लेकर अगर आप देखें अब तक, यानी 2800 रुपये का स्टॉक। आप ये समझिएगा कि 4712 पे क्या सुपर रन दिया इसने, और अलॉन्ग विद एंटायर डिफेंस HL, BL सब अगर आप देखना तो अच्छा मूव दिया। तो क्लोज ये वीकली एक्सपायरी का 18 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, बट एक प्राइस डैमेज ऐसा हुआ है जो ये कहता है कि हम इस सीरीज के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे, और आप समझिएगा कि सारे एवरेज के नीचे, यानी ये क्लोज आपके टेक्निकल सेटअप को श्रेया कल के लिए और रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए बहुत 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 एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में प्लेस करके गया है। आज का मैसेज ये है। और कल का सेशन वेडनेसडे का सैंडविच सेशन होगा, 2 एक्सपायरी के बीच का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखने वाली बात होगी कि कल कैसे बाजार रिएक्ट करता है, लेकिन ये क्लोजिंग जाहिर तौर पर काफ़ी निराशाजनक है। कल सुबह वेडनेसडे के सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होंगे सभी समीकरण के साथ, क्यूज के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।